Welcome back, everybody, to the next chapter, chapter 3, the theory of production and cost. ये चैप्टर में क्या पढ़ाने वाले सर आप हमको? और बोर कराने वाले हो क्या? जी नहीं, इसमें बोर नहीं कराएंगे। अब हम चलने वाले हैं कोर बिजनेस की तरफ। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया सर कंज्यूमर के बारे में, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया सप्लायर के बारे में। अब चलते हैं सर कोर बिजनेस की तरफ। एक बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी क्या? कुछ चीज़ों को देखो, ये समझ लो एक साइंस का फैक्ट है कि एक ह्यूमन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैटर यानी वो जो चीजें होती है ना जिनको हम हाथ लगा सकते, किसी भी तरीके का मैटर एक आदमी क्रिएट नहीं कर सकता सर, अपने लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी हम क्रिएट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली कन्वर्ट इट। मतलब काइनेटिक से दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हैं, मतलब हम सिर्फ एनर्जी हाइड्रो से दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं, बट वी कैन नॉट बी लाइक हम ना क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे पास हमारी वो क्षमता नहीं है आदमियों की, ह्यूमन बीइंग की। तो बेसिकली एक प्रोडक्शन यानी क्या कि हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास ट्रीज से निकला हुआ वुड है, ठीक है, वुड है, तो इसको आपने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो आपने क्या किया, यूटिलिटी जो थी, जो वुड का काम था ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन टेबल का बहुत यूटिलिटी है, लोग इसको खरीद लेंगे। तो इसको प्रोडक्शन कहते हैं सर, हम इसको कहते हैं इनपुट्स। हम इनपुट्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू आउटपुट, उसकी यूटिलिटी बदलते हैं। अब मैंने क्या बदला, इसका फॉर्म बदला, वुड को टेबल में कन्वर्ट किया। हो सकता है जो कश्मीर में जो एप्पल्स मिलते हैं वहां पे इतने नहीं चलते, लेकिन महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो काफी ज्यादा चलेंगे। महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो काफी ज्यादा चलेंगे सर। तो मैंने क्या किया, उनको वहां से निकाल के, कश्मीर से निकाल के मैं महाराष्ट्र में लेके आया। तो मैंने उनकी प्लेस यूटिलिटी बदली। वैसे ही आपने पढ़ा होगा कुछ टाइम यूटिलिटी वगैरह भी। समझ रहे हैं सबको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो जब हम यूटिलिटी सिर्फ बदल रहे हैं ना चीजों की, उसको कहा जाता है बेसिकली प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन, ये चीजें बनाने के लिए सर सबसे बड़ी चीज जो लगती है हमको वो होती है कॉस्ट, खर्चा। क्या लगता है हमको? खर्चा। तो हम देखने वाले हैं एक एक चीज को डिटेल में। शुरू करते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में एक भी चीज ऐसी नहीं थी, आपको एक भी चीज जिसमें मैंने आपको बोला ये रट लीजिए ये छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो देखिए प्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन की कितने फैक्टर्स होते हैं, फिर बेस्ट प्रोडक्शन कौन सा होता है, फिर शॉर्ट रन में क्या, लॉन्ग रन का फंक्शन क्या है, ये सब हम देखने वाले एक एक करके डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब कैसा होता है। प्रोडक्शन का मतलब जो है, चलो पहले ये बता देता हूँ, किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस को अगर सर्वाइव, जिंदा रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। गुड्स कौन प्रोड्यूस करेगा? मैन्युफैक्चरर जो बनाएगा, राइट। एंड सर्विसेज कौन देगा? जैसे हम लोग जॉब कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सर्विसेज देते हैं, तो इसको भी प्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे, कॉम्पिटिटिव मार्केट में मतलब जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है आपके सामने, बहुत ज्यादा क्या है आपके साथ, कॉम्पिटिटर्स है, बहुत ज्यादा बिजनेस आपके साथ कॉम्पिटिशन में लगे। और कॉम्पिटिटिव कॉस्ट मतलब सबसे लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट और सबसे बेस्ट क्वालिटी पे बनाना, तभी तो चलेगा ना सर। मार्केट में आज बोट भी है, मार्केट हेडफोन्स के लिए। मार्केट में और कौन सा, भी स्कल कैंडी करके भी एक ब्रांड है, वो काफी पुराना है। कुछ लोकल एकदम सस्ते छोटे छोटे ब्रांड भी है, जैसे आई बॉल वगैरह, ठीक है। फिर एक BOULT बोल्ट करके है। फिर और कौन सा है, एक फायर बोल्ट करके है। ये स्मार्ट वॉच और ये सब में डील करते हैं। स्मार्ट वॉच में चले गए तो हमारे पास फास्ट ट्रैक है, टाइटन का भी है आई गेस, फिर वन प्लस है, MI है, तो ये सब सब अलग अलग ब्रांड्स है सर। तो सब में सब जिसकी सबसे कॉस्ट कम और क्वालिटी सबसे बेस्ट, उसी को लोग खरीदेंगे। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे अच्छे ज्यादा गुड्स बनाना ही किसी फर्म के लिए क्या है सर, सरवाइव करने देगा, उसको जिंदा रहने को अलाउ करेगा। USA क्यों रिच कंट्री है सर? क्योंकि उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वो जो चाहे वो चीजें जल्दी फटाफट फटाफट बना सकती है। तो प्रोडक्शन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ मटेरियल चीजें बना रहे हैं। अब जनरली ऐसा मत समझिए, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। हम कभी भी कुछ चीज मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी यूटिलिटी को इधर से उधर चेंज करते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन काफी वाइड सेंस में यूज होता है, जो कहता है जहां पे मैन चार चीजों को, वापस मैं बताऊंगा आगे जाके, लेकिन समझ लिए चार चीजें, लेबर, मटेरियल, कैपिटल, टाइम, ऐसी सारी। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। अब किसी को भी कुछ बिजनेस करना रहेगा ना सर, कभी भी किसी को कुछ बिजनेस करना रहेगा, इसको एक लगेगी लैंड। लैंड डज नॉट नेसेसरीली मीन जमीन, या वो हो सकता है ऑफिस, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, लैंड। दूसरा उसको लगेगा भाई लेबर, दूसरी चीज उसको लगने वाली है लेबर।
तीसरी चीज़ लेबर यानी जो लोग अपने स्किल से काम करेंगे, ठीक है? जो लोग अपने किससे काम करेंगे? स्किल से काम करेंगे। तीसरा उसको लगेगा कैपिटल मतलब पैसा, मशीनरी एंड लास्ट है वो खुद एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो जो बिज़नेस करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लैंड उसको लगेगी जिस लैंड के लिए वो रेंट पे करेगा। अगर खुद की लैंड रही तो उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, लेकिन इसके लिए जनरली रेंट पे करना पड़ेगा। लेबर को वेजेस यानी मजूरी देनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं लेबर का मतलब है कि वही जो आप सोचते हो कि लोग वो हाथ मजूरी पे आते हैं ना एवरीडे काम करने के लिए मज़दूर लोग और वही सिर्फ़ लेबर नहीं होते बच्चे, वही सिर्फ़ लेबर नहीं होते। लेबर इज़ अ वेरी वाइडर टर्म जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप लोग ना आपके घर में मान लीजिए पेंटिंग का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है? पेंटिंग का, ओके? तो उसमें आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है जो आके आपके घर में पेंटिंग करवा के दिया और उस बंदे ने अपने साथ काफ़ी लेबर लेके आया। तो वो जो बंदा है ना, वो बताता है उन लेबर्स को कि कैसे काम करना है। वो लेबर सिर्फ़ उसकी सुनते हैं। तो इसमें आप देखोगे ध्यान से आप देखोगे तो इसमें स्किल कौन यूज़ कर रहा है? अच्छी वाली स्किल कौन यूज़ कर रहा है? वो कॉन्ट्रैक्टर जो बता रहा है कैसे कलर देना है और लेबर लोग क्या स्किल यूज़ कर रहे हैं कि ये जो बता रहा है वैसे का वैसा वो काम करना। तो दोनों अपने लिए लेबर हो गए। तो वेजेस का मतलब हो जाता है कि आप जो भी पैसा उसको देते हो ना जो आपके लिए काम करता है, उसको हम कहेंगे सर वेजेस, ठीक है? फिर ये जो कैपिटल है ना सर, कैपिटल माँगेंगे आपसे ब्याज, इंटरेस्ट। अब देखना आप कहीं से भी पैसे लेके आओ, आपको इंटरेस्ट लगेगा, बैंक से लेके आओ, किसी आदमी से लेके आओ, किसी कहीं से भी लेके आओ, आपको क्या लगेगा सर? इंटरेस्ट लगेगा। एंड एंटरप्रेन्योर मतलब आप लोगों के लिए क्या है? सबसे एक ही चीज़ है आप लोगों के लिए सिर्फ प्रॉफिट। आपको फ़र्क पड़ता है सर प्रॉफिट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए 4 लोग काम करते हैं, 4 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को एक साथ यूज़ करके लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और सब कुछ करने के बाद खुद को प्रॉफिट लेगा और बन जाएगा सर बिज़नेस बन जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? प्रोडक्शन हो जाएगा। आई होप आप सबको अच्छा क्लैरिटी मिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ का। आई होप सबको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ का। तो चलिए सर आगे चलेंगे कि ये जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो एक इकोनॉमिक्स जो होता है इकोनॉमिक्स में जो एक बिज़नेसमैन है, जो प्रोड्यूसर होगा, जो प्रोडक्शन करने वाला है, वो ये आदमी, मटेरियल, कैपिटल, टाइम ये सब चीज़ों को इस तरीके से यूटिलाइज़ करेगा और इनको ट्रांसफ़ॉर्म करेगा इंटू गुड्स एंड सर्विसेज़। और इसका मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? ह्यूमन वांट सैटिस्फाई होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में है सर व्हेन यू कन्वर्ट इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल जैसे अपने केस में क्या था रॉ मटेरियल वुड था इनटू आउटपुट जैसे टेबल व्हिच आर कैपेबल ऑफ सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो अगर मैं बहुत आसानी से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो प्रोडक्शन के लिए आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। प्रोडक्शन मतलब होता है जहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू आउटपुट और ये बस ऐसे ही नहीं कर रहे हो टाइम पास इसलिए कर रहे हो ताकि ये क्या कर सके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये प्रोडक्शन है। अब देखना हाँ इसमें आपको ना बिजनेस होना बहुत जरूरी है। बिजनेस मतलब कमर्शियल मोटिव। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी भी आपके लिए कितना काम करती है वो जो भी करती है जॉब करती है हाउसवाइफ है वॉट एवर में बी द केस फिर भी वो आपके लिए बहुत काम करती है आपके लिए टिफिन बनाती है आपका ख्याल रखती है। तो ये सब करते वक्त मम्मी भी क्या कर रही है जो रॉ चीजें हैं जैसे खाने का रॉ मटेरियल है इसको फूड में कन्वर्ट करती है आप लोगों के लिए। तो आपकी ह्यूमन वांट भी सैटिस्फाई हो गई। क्या इसको भी प्रोडक्शन मानेंगे सर? तो हमारे लिए इकोनॉमिक्स में हम इसको प्रोडक्शन नहीं मानते। भले ही ये हमारा डेफिनिशन सैटिस्फाई करता है नहीं मानेंगे कि इसमें क्या नहीं है, बिज़नेस नहीं है, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है सर, इसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व नहीं है। भले ही मम्मी सारे इनपुट्स को, सारे रॉ मटेरियल को आउटपुट में, खाने में या सब चीज़ों में कन्वर्ट करती है, फिर भी वो ह्यूमन वांट्स भी सैटिस्फाई करती है उस चीज़ से लेकिन फिर भी हम उसकी चीज़ों को, उसकी एक्शंस को प्रोडक्शन में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक्स नहीं मानता। इकोनॉमिक्स कहता है कि उसके लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, पैसे तो हम देते नहीं। ठीक है? चलेंगे आगे सर। तो देखिए आप एग्ज़ाम्पल दिया है डॉक्टर, लॉयर, टीचर ये लोग क्या करते हैं एक्टर, डांसर ये क्या करते हैं सर्विसेज़ देते हैं, ठीक है? तो जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन ये 2 बंदे हैं, अपने को नाम बिल्कुल याद नहीं करने पेपर में हार्डली कभी-कभी एक आध सवाल आता है और वो 1 मार्क के सवाल के लिए अगर आप पूरी मॉड्यूल में लर्न करने चले गए तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है? तो ये कहता है प्रोडक्शन इज़ द ऑर्गनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज़। ऑर्गनाइज़ मतलब क्या? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से, एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं रिसोर्सेज को इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब अपने केस में टेबल एंड रिसोर्सेज मतलब अपने केस में क्या था वुड था।
समझ रहे हो? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? टू सैटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज या फिर टू सैटिस्फाई द डिमांड ऑफ ह्यूमन वांट्स बेसिकली। अगर ये सारी चीजें किसी चीज में प्रेजेंट है तो उसको हम प्रोडक्शन जरूर कहेंगे। लेकिन सर प्रोडक्शन को आप क्रिएशन ऑफ मैटर मत समझ लेना, क्योंकि एक आदमी कभी भी मैटर नहीं क्रिएट कर सकता, आपकी औकात नहीं है एक एज ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज बियॉन्ड आवर रीच। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं यूटिलिटी, जिससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यूटिलिटी का काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं हम पिछले यूनिट्स में। तो देखिए सर, यूटिलिटी ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में भी, याद होगा आपको। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। नहीं याद है तो बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करना। जैसे कि एक वुड के लॉक को, एक वुड का जो पड़ा हुआ ये रहता है टुकड़ा, एग्जांपल, उसको टेबल में कन्वर्ट करना, तो हमने क्या किया, उसका फॉर्म बदला। समझा? आयरन पड़ा हुआ है, स्टील पड़ा है, उसको मशीन में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या करते हैं सर? वुड को या फिर रॉ मटेरियल का फॉर्म बदल देते हैं ताकि वो यूज में आ जाए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने लगे। इसको कहते हैं सर फॉर्म यूटिलिटी। क्या कहते हैं सर इसको? फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा होता है प्लेस ऑफ द रिसोर्सेज बदलना, जहाँ पे उसका कुछ भी काम नहीं, वहां से लेके उसको लेके आना वहां पे जहाँ पे उसका बहुत काम है। जैसे अर्थ के नीचे पेट्रोल है, कुछ काम का नहीं है वो वहां पे। पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल होता है, बेसिकली क्रूड ऑयल रहता है, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, इनको निकाल के फिर इसमें से निकाला जाता है पेट्रोल और ये सब। तो ये जो क्रूड ऑयल है ना, ये अर्थ के नीचे है, वहां पे इसका कुछ काम नहीं, तो इसको वहां से निकाल के अर्थ के ऊपर लेके आओ, फिर ये काम में आ जाएगा। तो देखिए, कोल को निकालना जमीन से, मिनरल्स निकालना, गोल्ड निकालना, अदर मेटल से, और इसको निकाल के प्रोसेस करके मार्केट में भेजना। तो क्या किया हमने? उसकी प्लेस बदली सर। इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? हम क्या कर रहे हैं? उसका प्लेस बदल रहे हैं सिर्फ। क्या कर रहे हैं हम? उसका सिर्फ प्लेस बदल रहे हैं। दूसरा हो जाता है सर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वेयर दे गिव नो सैटिस्फैक्शन टू प्लेस वेयर देयर यूटिलिटी इज मोर। मतलब क्या? जैसे टीन जो अपना मेटल है, एक मलाया नाम की जगह पे है, और उसमें उधर उसका कुछ भी काम नहीं है, तो उसको वहां से निकाल के इंडस्ट्रियल एरियाज में लेके आए। मतलब जैसे मान लीजिए आपका हाउस है, आपका घर है, आपके घर के नीचे ना मान लीजिए आयरन निकला, आयरन एग्जांपल देता हूँ, आयरन का कुछ खजीना निकला, मान लीजिए 100 किलो ऑफ आयरन है। तो क्या इधर कुछ काम का भी है क्या वो? क्या करोगे इस आयन का? खाओगे क्या रोज़ रोटी के साथ, या उसके ऊपर रोटी पकाओगे? ऐसा नहीं हो सकता सर। तो आपको इधर कुछ भी उसका यूटिलिटी नहीं, तो आप क्या करोगे? इसको बेच के दे दोगे, इंडस्ट्री एरिया में भेज दोगे, तो वहाँ पे उसका काम हो जाएगा शुरू। और इसको कहते हैं सर प्लेस यूटिलिटी। एप्पल्स इन कश्मीर, वहाँ पे कुछ काम की नहीं है सर, लेकिन जब वो आ जाएँगे ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक क्राउड होता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर कोई भी सिटी पकड़ लीजिए, बॉम्बे हो गया वगैरह, यहाँ पे जब आ जाते हैं, तो वहाँ पे सर क्या होता है? उसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जब कोई चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, जैसे मान लीजिए आप, कुछ लोग होते हैं इनको मैंगोज़ बहुत पसंद है सर, मैंगोज़ बहुत पसंद है, और इनको कभी-कभी विंटर में इच्छा हो जाती है, यार मैं मैंगो खाऊँगा, अच्छा लग जाऊँगा मैं, अच्छा लगेगा मेरे को। तो उस टाइम पे कोई मैंगो अगर सप्लाई कर दे, तो क्या हो गया? उस बेचारे ने क्या किया था, इन मैंगोज़ को स्टोर करके रखा था, मतलब उसका क्रश निकाल के रखा था। जैसे माज़ा नहीं, माज़ा तो एकदम बेकार ड्रिंक है, लेकिन रहता है आम रस नाम से, लोग स्टोर करते हैं, अमूल भी करता है ये। क्रश निकाल के रखते हैं मैंगोज़ का, और इसको माइनस टेम्परेचर डिग्री में स्टोर करते हैं, ताकि ये रहे कम से कम 6, 7, 8 महीने तक ये रह सके। और जब ज़रूरत है, जैसे विंटर विंटर में डिमांड है, तो उस मोमेंट पे उसको निकाला, और उसको हम क्या करते हैं बेसिकली? लेके आते हैं यूसेज के लिए। उसको हम क्या करते हैं? उस मोमेंट पे लेके आते हैं, खाने के लिए मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो देखिए सर, मेकिंग अवेलेबल इन मार्केट्स एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल, जैसे कि हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स, इसको स्टोर किया गया ताकि नेक्स्ट हार्वेस्ट तक उसको स्टोर कर सके, और जब भी जरूरत है तो मार्केट में सप्लाई कर सके। तो अगेन ये क्या हो गया सर? टाइम यूटिलिटी हो गया। समझ रहे हो? पर्सनल स्किल्स जब आप यूज़ करते हो, जैसे कि ऑर्गेनाइज़र, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, कुछ भी हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल स्किल्स। तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ जो आपको आता है वो आप बिज़नेस में लगा रहे हो, स्किल को यूज़ कर रहे हो। अगेन आप क्या कर रहे हो? आपकी यूटिलिटी बढ़ा रहे हो। मतलब आज आप बैठे हो, आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो आपके कुछ काम का भी नहीं है आज के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने भी नहीं हो। जिस मोमेंट पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, तो वही सर्विस में यूटिलिटी ऐड हो जाएगा, और आपका काम बहुत अलग लेवल पे चल सकता है। जस्ट अ मिनट गाइस।
ओके, सो अभी मुझे आगे दिखता है, आगे मैं पढ़ता हूँ। किधर गया, किधर गया, किधर गया? ओके, तो हमने ये फोर्थ पॉइंट भी कवर कर लिया है। तो यही मैं बोलना चाहता था सर कि प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। और कुछ प्रोडक्शन का एज सच कोई अलग डेफिनेशन या मीनिंग होता नहीं। तो एक एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है पता है? क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी या फिर प्लेस यूटिलिटी या फिर टाइम यूटिलिटी। ये भी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पर्सनल यूटिलिटी जो आप कर रहे थे ना, जैसे CA BA का हो गया पर्सनल यूटिलिटी, ठीक है। और नेसेसरी नहीं है कि आप फिजिकल इनपुट्स को फिजिकल आउटपुट में ही बनाओ। जैसे CA डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, म्यूजिशियंस, कंसल्टेंट्स, ये लोग थोड़ी कुछ फिजिकल चीजें यूज करते हैं जिनको हाथ लगा सकते हो। ये तो इनके ब्रेन का यूज है और स्किल्स का यूज है जो इन्होंने एक्वायर किए विद एक्सपीरियंस। वापस सर, प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड वर्क डन विद इन हाउसहोल्ड बाय एनीवन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वॉलंटरी सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इंटेंशन टू एक्सचेंज द मार्केट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने क्या बोला था आपको? यही मैंने बताया था, मम्मी का एग्जांपल देके बताया था। तो जब भी आपके घर में कोई चीजें होंगी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, या कोई वॉलंटरी कर रहा है, किसी को मतलब पेड़ लगा रहा है, बहुत सारे पेड़ लगा रहा है इंडिया में, वॉलंटरीली कर रहा है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं कराना चाहिए, एक्सचेंज की उसकी कोई इच्छा नहीं, उसमें कुछ पैसे मिले है, कुछ ऐसा हो। तो ऐसी जब चीजें होती है, फिर सेल्फ कंजम्पशन मतलब मैं एग्जांपल में CA हूँ और मैं खुद का ITR भरता हूँ, एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न में खुद का भरता हूँ। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विस दी मैंने, तो ये सब इसमें आता नहीं है। हमेशा याद रखना सर, प्रोडक्शन के दरमियान जो भी आप खर्चा करते हो फॉर प्रोडक्शन, इसको कहते हैं सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब ट्रांसफॉर्म करते हो ना रिसोर्सेज को इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, तो जो खर्चा आपको लगता है इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलते हैं सर, मैंने आपको बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। चार ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसमें से ये जो लैंड है ना, ये फ्री में मिलता है अपने को। फ्री में मतलब ये हमको मदर इंडिया, मदर अर्थ ने दिया है, ठीक है। हमारे हमारी माता, हमारे जगत जननी, हमारी जो पृथ्वी माता है, इन्होंने हमको ये चीज फ्री में दी है। फ्री में मतलब ये इसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहते। अब बोलोगे सर फिर हमको फ्री में, अब ऐसा हो गया है कि मान लीजिए कि दुनिया में 1000 पीपल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन लैंड सिर्फ 3 है। तो ऑब्वियसली ना कि ये 3 लोग क्या करेंगे, फिर इनको इन सबको ये चाहिए, तो फिर ये ट्रेड तैयार हो जाएगा, इसका ट्रेड, फिर इसमें बाय एंड सेलिंग होगी। तो जिसके पास पैसा है वही ये 3 लैंड में से 1 लैंड ले पाएगा, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनिशियली देखते थे, जब जब पृथ्वी पर जब इंसान ये नाम का प्राणी जब से पृथ्वी पर है, तब एकदम स्टार्टिंग में स्टोनेज में तो फ्री में लैंड थी। आपको तो पता है, जिसको जो चाहे यूज करो, अनलिमिटेड लैंड पड़ा हुआ था इंडिया देश में, दुनिया में। तो बेसिकली ये जो आप बोल रहे हो ना कि सर बेचना खरीदना वगैरह, ये पृथ्वी नहीं करती, ये माता नहीं कर रही, ये इंसान इंसान के साथ करता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली सिर्फ लैंड फ्री गिफ्ट है। बाकी की जो 3 है ना, ये लेबर, ये कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फ्री नहीं है। ये हमने क्या बोलते हैं इसको, ये हमारे स्किल्स का पार्ट है। और देखेंगे हम, ये ह्यूमन एंडेवर है। ह्यूमन एंडेवर मतलब आदमी ने बनाया है तीनों चीजें। ये लेबर आदमी के अंदर से आता है, एंटरप्रेन्योर आदमी के अंदर से आता है, कैपिटल आदमी इकट्ठा करता है पैसा, ठीक है। पृथ्वी माता भगवान नेचर नहीं देता अपने को ये। तो लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, काफी टाइम पास और इजी है। तो बस गो थ्रू करना है एक बार, जितना मार्क है उतना मार्क करके रखना है पेपर में, इसी में से MCQ बनने के चांसेस पूरे है सर। लैंड, लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, लैंड का मतलब सिर्फ अर्थ का सरफेस नहीं होता सर। लैंड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लैंड तुमको दिखती है, ठीक है। तो ये जो लैंड है ना, इसकी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब यहाँ पे कौन सी चीजें ज्यादा उग सकती है, कौन सी कम उग सकती है, ये भी लैंड में आ जाता है। फिर ये लैंड पे बिल्डिंग बन सकता है क्या, इतनी ये सॉलिड लैंड है क्या, इसके नीचे हार्ड रॉक वगैरह लगेगा क्या? बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड के नीचे हार्ड रॉक लगना चाहिए, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो अगर है तो जी हाँ, ये भी फीचर है, नहीं तो वो भी फीचर नहीं है। तो ऐसे सारी चीजें, उसमें ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, वहां पे कितनी हवा आती है, कितना उजाला, उतना लाइट आता है, ये सब चीजें पकड़ के वहां पे कितने एनिमल्स ग्रेज करते हैं, वहां पे कौन सी चीजें उग सकती है, कौन सी चीजें नहीं हम वहां पे उगा सकते हैं, ये सब चीजें बन जाती है सर लैंड का एक तरीके का डेफिनेशन। तो लैंड मतलब सारे फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जिसमें आ जाता है कॉमन पार्लेंस, नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टिलिटी, वाटर, एयर, लाइट, हीट, नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज लैंड। जैसे आप बोल रहे थे, तो आप बोलोगे सर ये कॉमन पार्लेंस, नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या आता है? जैसे मान लीजिए कोई लैंड एग्जांपल, ठीक है। अब ये लैंड है ना, ऐसी ऐसी है, ठीक है। मतलब ऐसा माउंटेन जैसा ही है, और ये वाला लैंड पैच अपना है, ये वाला, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसको स्लोप है, तो ये भी एक लैंड का फीचर हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ट्रीज मिलते हैं जिसको आप, वो चंदन के ट्रीज है मान लीजिए,
चंदन पता है सबको, तिलक में यूज करते हैं, बहुत अच्छा और ऑथेंटिक ऑथेंटिक चीज है, वो मिलता नहीं है जल्दी। तो ऐसे ट्रीज है तो इसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली ट्री का थोड़ा डायग्राम मेरा गलत हो गया, प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं जो ड्राइंग में थोड़ा कच्चा हूं मैं। तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को बता रहा था मैं कि ऐसी तरीके से लैंड का डेफिनेशन होता है। तो लैंड के हम कुछ अभी फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, इस धरती माता का ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ठीक है, तो इसका कोई सप्लाई प्राइस नहीं होता। सप्लाई प्राइस मतलब माता अपने से कुछ पैसा नहीं मांगती इसको देने के लिए, ये पड़ा हुआ है। ये तो हम लोगों ने उसमें ट्रेड शुरू कर दिया। तो लेकिन सप्लाई प्राइस नहीं है उसका कुछ, मतलब फ्री में मिला है, इस जीवन में हमको वो चीज फ्री में मिली है। दूसरा है, इसका लैंड का सप्लाई फिक्स्ड है। सर क्या बात करते हो सर, लेकिन पापा तो बोलते रहते बहुत जमीनें पड़ी मार्केट में। अरे ये पृथ्वी है ना, इस पे आपने पढ़ा था 75% पानी से ढकी हुई है। फिर क्या, 25% क्या है फिर, 75% पानी है तो 20, अरे लिख क्यों नहीं रहा भाई, लिख दे। तो बाकी का जो एरिया दिखता है आपको, जो बाकी का एरिया जहाँ पे आपको दिखता है, ये जो 75% छोड़ के, इतना ही जमीन है सिर्फ अपने पास। इससे ज्यादा जमीन थोड़ी है अपने पास। अपने पास इतना ही जमीन है, इससे ज्यादा जमीन अपने पास नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना इस केस में, तो आपको समझेगा कि लैंड का जो सप्लाई है वो फिक्स्ड होता है। कैसा होता है लैंड का सप्लाई? फिक्स्ड होता है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। तो अगर इंडिया, अगर मान लीजिए इस पृथ्वी पर मान लेते हैं कि 20% लैंड है, सिर्फ 20% लैंड है, तो इतना ही रहेगा फॉर एवर, आप उसको नहीं बढ़ा सकते। हाँ, फिर मान लीजिए किसी एक बंदे के पास ज्यादा लैंड है, किसी एक बंदे के पास कम लैंड है, तो वो एक दूसरे में ट्रेड करते हैं, तो उनको लगता है बहुत जमीन है बहुत जमीन। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे इस दुनिया में, इस जीवन में, तो सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो मतलब प्राइसेस बढ़े या घटे, ये 20% लैंड इतना ही रहेगा, ये कम भी और ज्यादा भी नहीं होने वाला। तो फॉर एज अ इकोनॉमी एज अ होल, एज अ पृथ्वी की तरफ से अगर हम देखें, अर्थशास्त्र व्यू से देखें, तो लैंड का सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक। लैंड का सप्लाई कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। पैसे बढ़ाओ या घटाओ, सप्लाई फिक्स्ड ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। लेकिन अगर आप आपके पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो उस केस में क्या रहेगा? अगर लैंड का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो पापा और ज्यादा खरीदना चाहेंगे, घटते जा रहा है तो और कम उसको खरीदना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट टाइप से देखते हैं, तो इस केस में इट विल बी बिकम्स रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई हो जाता है वो पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, और कुछ भी करो उसमें फर्क ही नहीं आने वाला। नेक्स्ट, लैंड एक परमानेंट है एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है। आप कुछ भी करो, लैंड को कितना भी खदेड़ो, कुछ भी करो, आप लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आपकी औकात नहीं है, आप पृथ्वी के ऊपर जो लैंड है ना उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर मैंने उसके ऊपर एसिड, अब एसिड डालो, उसके ऊपर जेसीबी डालो, बड़े बड़े पत्थर डालो, कुछ भी करो, लैंड रहेगा, मतलब रहेगा। तो लैंड इज परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एवर। लैंड के कुछ सर्टेन ओरिजिनल इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम कह सकते हैं कि हीट या फिर फर्टिलिटी, कि इस जमीन पे वीट बहुत अच्छा आ सकता है, तो आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप इतना यूज करते हो, इतना यूज करते हो कि आप उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको वापस छोड़ देते हो ना 5-6 साल के लिए अकेला लैंड को, वापस उसकी फर्टिलिटी नॉर्मल हो जाएगी सर। तो अब समझिए कि जो ये जो लैंड है अपना, इसके पर ये परमानेंट है एंड इसके पास इंडिस्ट्रक्ट, इसकी पावर्स इंडिस्ट्रक्टेबल है, आप उसको खराब नहीं कर सकते। लैंड एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव का मतलब होता है जो खुद काम नहीं करता, जो अपने आप काम करता है, अपने आप काम नहीं करता, जिसके ऊपर दूसरा काम करके कुछ कमाता है। जैसे मान लीजिए अब लेबर है, लेबर का ऐसा है क्या कि वो खुद काम नहीं करता? नहीं भाई, वो खुद से काम करता है, तो वो एक्टिव फैक्टर हो गया। लेकिन लैंड खुद से कुछ काम नहीं करता, तो लैंड इज नॉट एक्टिव फैक्टर, इट इज अ पैसिव फैक्टर। और वो अपने आप पे इट डज नॉट प्रोड्यूस इन कुछ खुद से नहीं उसमें बनाता वो। अगर मतलब ये समझ लीजिए आप ये चीज कि लैंड जो है ना, इट इज नॉट एन एक्टिव फैक्टर, इट्स अ पैसिव फैक्टर। वो खुद से काम नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट इज लैंड इज इमोबाइल। इमोबाइल मतलब, मोबाइल का मतलब होता है यहाँ से वहां जा पाना, इमोबाइल का मतलब है नहीं जा पाना। तो लैंड मोबाइल है कि इमोबाइल है? बाय डिफॉल्ट लैंड इमोबाइल है। लैंड यहाँ से वहां जा ही नहीं सकता, यू कैन नॉट शिफ्ट इट फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पॉसिबल ही नहीं आपके लिए। नेक्स्ट, एक लैंड के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, उसके ऊपर आप बिल्डिंग बांध सकते हो, उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, उसके ऊपर आप आपका सिर्फ एक ही फ्लैट, एक ही बंगलो बांध सकते हो, कुछ भी कर सकते हो सर। एंड लास्ट इज लैंड इज हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब होता है कि कोई भी दो पीस ऑफ लैंड कभी भी इक्वल या सेम नहीं रहेगी। इस पे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, इसके अलग रहेंगे, बाय डिफॉल्ट रहेंगे। दिखने को मान लीजिए एक ही दिख सकता है, लेकिन होने को बहुत अलग अलग होती है।
तो टू पीसेस ऑफ लैंड आर ऑलवेज अलाइक, दे आर नेवर सेम। समझ गए? these are the basic characteristics of land. Okay, and the next factor of production that we have with us is labor. लेबर यानी कौन सर? लेबर मीन्स एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, कोई भी मेंटल या फिजिकल स्किल आपने सीखा है, कोई भी आपको एक्टिविटी करना अच्छे से आता है, जो भी हो सकता है। जैसे आप लोग जैसे सीए बन जाओगे तो आपका स्किल क्या रहेगा? यू विल बी एक्सरसाइजिंग अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस का नॉलेज एवरीवेयर। तो ये बेसिकली जब आप यूज करते हो ना गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको कहा जाता है सर लेबर। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और ऑफ माइंड, बॉडी का होता है मतलब कौन सा, जैसे कोई एक्चुअली फिजिकल काम करता है, मतलब जैसे हमाल वगैरह होता है, कोई उठा के कूली है, ठीक है। लेकिन माइंड का मतलब जो आप कर रहे हो सीए बनने के बाद आपका नॉलेज यूज करोगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हो? और आप लोग सिक्योर एन इनकम, ठीक है। जब आप इनकम के लिए करते हो ना ये चीजें, तो उसी को हम कहते हैं सर लेबर। मतलब अगर आप देखोगे कि आप कोई फिजिकल काम कर रहे हो, कोई स्किल, कोई इंटेलेक्ट का काम कर रहे हो, लेकिन इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो इस केस में भले ही ह्यूमन का वेलबींग बढ़े, इट इज नॉट लेबर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में वो लेबर का पार्ट नहीं बनेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, सिर्फ अच्छा लगता है इसीलिए कोई आदमी गाना गाता है, जैसे हमने ऊपर देखा ना, सिर्फ खुद को अच्छा लगता है इसलिए खुद के लिए कुछ बनाना नहीं। वैसे अगर सिर्फ खुद को अच्छा लगता है इसलिए कोई गाना गाता है, तो दैट इज नॉट लेबर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन अगर वही आदमी गाना गाता है फॉर मनी, फॉर सम फी, देन इट इज कॉल्ड एज लेबर। तो देखो कितना आसान है। कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट या फिर नहीं समझने जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता। तो सर लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले ह्यूमन एफर्ट, ये एक आदमी ही कर सकता है और कोई नहीं, तो इट इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। तो आदमी है मतलब इसको लीजर, फ्री टाइम, फेयर ट्रीटमेंट, मतलब सबको समान, फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट, मतलब अच्छा काम, काम का जगह देना वगैरह, ये सब जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेबरर्स के लिए, तो काम नहीं करेंगे क्योंकि ये ह्यूमन एफर्ट है। नेक्स्ट इज पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब खराब हो जाना, वेस्ट हो जाना। अब मान लीजिए अगर एग्जांपल आप सीए हो, सीए बनने के बाद आपका ऑफिस, मान लीजिए आप 280 डेज ऑफिस जाते हो, कितने, 280 दिन, 365 में से। इस 280 में से मान लीजिए आप एक डे नहीं गए, तो उस दिन का जो आपको नुकसान होगा, जो लॉस होगा, वो दैट इज लॉस फॉर एवर ऑफ योर लेबर। मतलब मैं नेक्स्ट डे वो काम नहीं कर सकता, बिल्कुल करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप काम करोगे ना सर, तो कुछ भी करो, जो दिन आपका वेस्ट हो गया वो पूरा का पूरा ही वेस्ट हो गया। आप उस काम को रिकवर कर सकते हो, लेकिन उस दिन को कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। आप आपका जो लेबर है, आपका जो स्किल है ना, वैसे दिन का कुछ स्टोर नहीं कर सकते कि चलो बाद में यूज कर लेता हूँ। जैसे गुड्स है, हम स्टोर करके रखते हैं, जब चाहिए खा लेंगे पी लेंगे, वैसे लेबर स्टोर नहीं हो पाता सर। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, cannot be stored. Next is labor is an active factor, जैसे लैंड था पैसिव था, खुद काम नहीं करता था, दूसरे काम उस पे करके कमाते थे, वैसे लेबर का नहीं, लेबर एक्टिव है, खुद काम करके खुद कमाएगा। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, लेबर यानी स्किल, लेबरर यानी वो आदमी, वो पर्सन जिसके अंदर ये स्किल है। इस पर्सन को और उसकी स्किल को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। इधर आपको अगर लेबर चाहिए उसका, तो आपको उस पर्सन को भी उधर रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। इतना नहीं, लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, मतलब यार कोई ज्यादा होशियार होगा, कोई अच्छा काम करने वाला होगा, कोई निकम्मा होगा। जैसे आप हो, आपका कोई मान लीजिए दुश्मन मान लेते हैं, आप हो एक्स और आपका एक दुश्मन है वाई, तो आप बन गए सीए, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये भले ही अच्छा काम करे, लेकिन आपका दुश्मन एग्जाम्पल सीए नहीं बना है, तो उसकी वैल्यू एनीवेज कुछ भी नहीं रहेगी एज फार एज अकाउंटिंग लीगल टर्म्स आर कंसर्न। तो लेबर से उसकी पावर, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी काम करने का तरीका, उसकी सिंसियरिटी, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क डिफर करता है सर, सबका सेम होता नहीं। जरूरी नहीं सारे लेबर प्रोडक्टिव हो, मतलब ऑल एफर्ट्स आर नॉट टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज, मतलब जरूरी नहीं है कि वो काम करे और उसको उसका क्या बोलते हैं उससे कुछ अच्छा होगा ही, जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर फिर हम ऐसे आदमी को काम पे क्यों रखेंगे? अरे जैसे कितना बेसिक है ना, आपने कुछ लोगों को बुलवाया और बोला ये मेरी लैंड है, इसमें मुझे लगता है पानी होगा कहीं पे नीचे, वाटर, तो आप बनाना बनाना चाहते हो बोरिंग, बोरिंग का वेल। अब बेचारों ने बहुत मेहनत करके खोदा खोदा खोदा, लेकिन वेल मिला ही नहीं, वेल पानी आया ही नहीं, तो क्या बोरिंग वेल करोगे सर? जरूरी नहीं कि जो लेबर काम करे उसे कुछ प्रोडक्टिव निकले ही। नेक्स्ट इज इनका जो बार्गेनिंग पावर है, पैसे मांगने की जो क्षमता है इनकी बहुत पुअर है, लेबर का बहुत पुअर बार्गेनिंग पावर होता है, क्योंकि लेबर का कोई रिजर्व प्राइस नहीं होता, जैसे लैंड का है, लैंड खरीदना है तो आपको पता रहता है कौन सी रेट का क्या एरिया, लेकिन लेबर्स का ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए जब आप एम्प्लॉयर्स, जो जॉब देने वाले लोग हैं ना इनको, ये लोग क्या करेंगे हमेशा, एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे हमेशा, लेबरर्स की पुअर बार्गेनिंग पावर को यूज करके इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब कम पैसों में ज्यादा काम करेंगे।
लेकिन हालांकि अभी काफी चीजें बदल चुकी है। 20 एंड 21st सेंचुरी में बहुत चीजें बदल चुकी है। अभी तो लेबर लॉज इंडिया में तो ये सब चीजें होती नहीं, लेकिन जनरली ये देखा गया है। नेक्स्ट इज लेबर इज मोबाइल। जैसे लैंड इमोबाइल था, यहाँ से वहां नहीं हो सकता था, वैसे लेबर का नहीं, लेबर मोबाइल है। लेबर यहाँ से वहां हो सकता है, आप लेके आते हो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, जहाँ पे जरूरत है लेके जाओ लोग। कोई जरूरत, कोई टेंशन नहीं, लोग आएंगे आपके साथ। लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए है, जनरली रियलिटी में ये लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि इनको इनकी फैमिली के पास भी रहना होता है और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो लेकिन मोबाइल मान सकते हैं हम लेबर को। नेक्स्ट इज देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। मतलब मान लीजिए कि अचानक से इकोनॉमी में अचानक से बहुत ज्यादा लेबर्स की डिमांड है, अचानक से, तो आप कहाँ से लाओगे इतने सारे लेबर? हम्म, आप सोचो ना, लेबर्स चाहिए तो लेबर्स आएंगे कहाँ से इतने शॉर्ट टर्म में? इंडिया में इतने लेबर्स नहीं होंगे कि एकदम शॉर्ट टर्म में एकदम धप्पा धप बढ़ के आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं कर सकते आप। फिर लेबर्स के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि महंगे हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं और सप्लाई बहुत, सप्लाई ही नहीं लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। और फिर लॉन्ग रन में क्या होगा सर? लॉन्ग रन में फिर आप क्या करोगे? फिर आप यूएस से, यूके से, कनाडा से, पाकिस्तान से, यहाँ से लेबर्स मंगाओगे इधर काम करने के लिए। यूएस, यूके, कनाडा से नहीं आएगा कोई, पाकिस्तान से आ जाएगा, बांग्लादेश से आ जाएगा, अफगानिस्तान से आ जाएगा। ये भी आएंगे कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं मिलता लोग करने के लिए, इसलिए लोग आ भी जाते हैं इंडिया में काम करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं, लॉन्ग रन में हम एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हम एडजस्ट ही नहीं कर सकते। मिलेगा ही नहीं लेबर, लाओगे कहाँ से? डिमांड कुछ भी हो, लाओगे कहाँ से? इतना ही नहीं सर, आवर्स ऑफ लेबर मतलब काम करने के घंटे, आवर्स ऑफ लीजर मतलब मजे करने के, मस्ती करने के, छुट्टी के लेने के घंटे। इसकी पूरी की पूरी चॉइस जो होती है ना, उन लेबर्स के ऊपर होती है। तो वो चाहे तब काम करेंगे, चाहे तब छुट्टी लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, अगर ऐसा, अगर मैं किसी को ग्राफ पे बताऊं, देखो कितना लॉजिकल है ये। अगर मैं आपको ग्राफ पे बताऊं, मान लीजिए ये वेजेस है और मान लीजिए ये लेबर आवर्स है, तो जितना आप ज्यादा पैसा दोगे ना, आपको क्या लगेगा? ये लोग उतना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा। तो मान लीजिए पहले पैसा बढ़ा रहे हो, ये लोग भी काम ज्यादा कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, एक टाइम आएगा जब ये लोग बोलेंगे पैसा बढ़ाएगा ना तो भी हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पत्नी का बर्थडे है, मुझे जाना है। मतलब क्या? आवर्स ऑफ लीजर, ये छुट्टी ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी। यही तो चॉइस है ना आपके पास, ये उसकी मर्जी है। लोग बोलते हैं बिजनेस करो बिजनेस, क्यों? इसमें हम अपने मर्जी के मालिक होते हैं। वैसा ही लेबर्स का भी होता है। तो इस लेवल के बाद है ना, आप भले ही वेजेस बढ़ाओ, आप भले ही वेजेस बढ़ाओ, ये नीचे आ जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम, ये ऐसे चले जाएगा। मतलब वेजेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन घंटे नहीं बढ़ रहे अभी। आवर्स इधर से कांस्टेंट हो गए, यहाँ तक ठीक तब बढ़ रहे थे आवर्स भी वेजेस के साथ, लेकिन यहाँ से नहीं। तो ऐसा कुछ तो ये बनेगा कर्व। समझ रहे हो आप लोग क्या बोलना चाहता हूँ मैं? तो उसको रेस्ट चाहिए भाई, मनी नहीं कमाना, तो तब वो रेस्ट ले लेगा, उसकी मर्जी है। नेक्स्ट इज सर कैपिटल। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा या सिर्फ ये नहीं होता जो आप बिजनेस में लेके आते हो। कैपिटल मतलब वो हर एक चीज जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। जैसे मशीनरी, जैसे लैंड। लैंड का हमने अलग से देखा, लेकिन इसको भी कैपिटल में गिन लेते हैं। फिलहाल के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, मत पकड़िए। लेकिन कोई मशीनरी है, आपने जो पैसा कैश लाया वो है, फिर आपने कुछ फर्नीचर यूज करने लाया, आपने कोई कार यूज करने लाई, ये सब होता है। ठीक है, कैपिटल के दो ये चीजें होती है, एक होता है वेल्थ। वेल्थ अनेक आदमी के पास कितना टोटल पैसा पड़ा है, कितनी लैंड्स है, कितने बंगलोज है, सब। अब इस वेल्थ में से जो पैसा, जो लैंड, जो बिल्डिंग, जो फर्नीचर, जो असेट्स आप बिजनेस के लिए लगाओगे, उसको कहेंगे सर कैपिटल। तो वेल्थ यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एक आदमी का नेटवर्क, उसके पास कितना, कितनी जमा चीजें हैं, कितना ज्यादा उसके पास, वो कितना अमीर है, और उसमें से कितनी चीजें बिजनेस के लिए लगाता है, दैट इज कैपिटल। ठीक है, सो कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मतलब पैसा लगाओगे, मशीन खरीदोगे और मशीन से और गुड्स बनेंगे, गुड्स बेच के और पैसा कमाओगे। मतलब क्या? पैसे से पैसा कमा रहे हो। वेल्थ का वो पार्ट जो आप बिजनेस में लगा रहे हो और उससे और वेल्थ क्रिएट कर रहे हो और पैसा बना रहे हो। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जबकि डिमांड एंड सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मतलब क्या? हम किसी मिनट में पूछ सकते हैं कितना कैपिटल है। ठीक है, और इस पे पीरियोडिकल इनकम मतलब कुछ इनकम इस पे जनरेट होता रहता है, देखेंगे हम क्या इनकम होता है वो। और इसको, वो इनकम जो आती है ना पीरियोडिकली, उसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि वो आती रहती है। लेकिन जो कैपिटल है वो किसी मोमेंट पे रहता है, किसी एक दिन पे कितना कैपिटल था, कितने 2 दिन के अंदर, मान लीजिए XYZ टाइम पे कितना कैपिटल है, स्टॉक कॉन्सेप्ट।
वेल्थ यानी क्या, ऑल गुड्स एंड ह्यूमन क्वालिटीज जो आपके लिए यूजफुल इन प्रोडक्शन एंड जो आप पास ऑन कर सकते हो आगे। लेकिन अगर ये आइडल पड़े हैं वैसे के वैसे पड़े तो इनको हम कैपिटल नहीं बोलेंगे। तो ये सिर्फ वेल्थ बनेगा, कैपिटल नहीं बनेगा सर, कैपिटल नहीं बनेगा। लेकिन आप एज अगेंस्ट देखिए, किधर गया, ठीक है। कैपिटल हैज बीन डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या सर, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी प्रोड्यूस्ड या जो भी गुड्स लगते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है, जैसे मशीनरी बेसिकली। तो प्रोड्यूस्ड मतलब मशीनरी, ऑफ प्रोडक्शन मतलब मशीनरी से जो प्रोडक्शन होगा, तो प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। अगर और लॉजिकली और इंग्लिश में बताऊं और लीगली बताऊं तो देखिए, किसी एक्स वाई जेड कंपनी ने, कोई भी पकड़ लीजिए, कौन पकड़ते हो आप, मान लीजिए किसी भी, ये इधर नहीं हो रहा है, ओके जस्ट अ मिनट। ओ ओ, जस्ट अ मिनट गाइस। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सर कि जो भी बाकी की चीजें थी ना, जैसे लैंड था, लेबर था, इसमें आदमी खुद काम करता है, एक ह्यूमन बींग खुद काम करता है। इसलिए हम इसको ना, ये प्रोड्यूस नहीं, मतलब इसको बनाना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए जो कैपिटल है ना सर, कैपिटल आपको मशीन्स बनानी पड़ती है तब मशीन से गुड्स बनता है, और मशीन को हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल्स आर नॉट ओरिजिनल फैक्टर, जबकि लैंड, लेबर या आदमी के अंदर से आता है, इनको ओरिजिनल फैक्टर्स या फिर प्राइमरी फैक्टर्स कहा जाता है। उसी के सामने जो अपना ये होता है ना सर कैपिटल, इसको कहते हैं प्रोड्यूस्ड मीन्स। ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं होता, इसको कहते हैं प्रोड्यूस्ड मीन्स, प्रोड्यूस्ड बाय मैन बाय वर्किंग विद द नेचर। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, मशीन, टूल्स, फैक्ट्रीज, डैम्स, कैनाल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें इसमें आती है। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। हमको ये बताता है देयर आर टाइप्स ऑफ कैपिटल। पहला है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी ने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, किसी ने सोचा कि मुझे क्या करना है, बिजनेस करना है। अगर उसको बिजनेस करना है तो उसको सबसे पहले बिजनेस के लिए मान लीजिए उसने कोई शॉप ले लिया, कुछ मशीन्स ले लिए, तो इसको कहते हैं सर फिक्स्ड कैपिटल। ये ना, अब इसने जो पैसा लगा दिया, ये पैसा इसका अटक गया अभी इसमें, अब इसका पैसा इसमें से जल्दी वापस नहीं आना है। तो फिक्स कैपिटल मतलब जो ड्यूरेबल होता है, जैसे कि शॉप है, मशीन है, जो ज्यादा टाइम पे चलता है, जिसमें पैसा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अटक चुका है, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बराबर। लेकिन दूसरा होता है सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग मतलब क्या, मान लीजिए ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को हम देते हैं एग्जांपल वड़ा पाव का, ये बिजनेस एग्जांपल देता हूँ, वड़ा पाव का ठेला है। तो इसमें ये जो उसने शॉप लगाया, जो उसमें उसने कढ़ाई वगैरह लगाया, ये सब जो किया, इक्विपमेंट्स लाए, दिस इज ऑल कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन इसको वड़ा पाव बनाने के लिए, ये फूड आइटम बनाने के लिए ऑयल लगेगा, मेरे को पता नहीं है इक्विपमेंट, ये बोल रहा हूँ मैं बस, बेसन लगेगा, फिर और क्या लग सकता है इसमें, गैस लगेगा, ठीक है, गैस। तो ये ऑयल, बेसन, गैस, ये क्या है, ये कंटिन्यूअसली कंज्यूम होता जाएगा, कंटिन्यूअसली कंज्यूम होता जाएगा, और जब जब ये एक एक वड़ा पाव बेचेगा उसमें से कंटिन्यूअसली इसका पैसा वापस आता रहेगा। तो कैपिटल लगाया, कैपिटल वापस आया, वापस लगाया, वापस आया, दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल एक बार यूज हो गया सो यूज हो गया, अब उसको आपको रिकवर करना पड़ता है, जब मतलब प्रोडक्शन में अपना काम करता है, ठीक है, सिंगल यूज के लिए होता है, एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज, जैसे कि सीड्स, फ्यूल, रॉ मटेरियल। एक बार लग चुका सो लग जाएगा, अब आपको वापस वो पैसा लाना पड़ेगा। अब जब जब सीड्स एक बार सो कर दी, तो जब तक वो ट्रीज उगते नहीं तब तक रुकना है,
ट्रीज उगने के बाद उसको बेचना है, ट्रीज को निकाल के बेचना है जो भी फ्रूट्स है, एंड जो बेचोगे उसमें से पैसा आएगा वापस सीड्स खरीदने, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग, जो जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा। नेक्स्ट इज रियल कैपिटल। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्क की सर्कुलेटिंग कैपिटल है तो ये अलग है। तो मैं बता रहा हूँ रियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, तो ये रियल कैपिटल मतलब एकदम अलग चीज है, नहीं, इसी के पार्ट एंड पार्सल्स होते हैं, इसी के पार्ट है। रियल कैपिटल मतलब सर बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इसी को हमने दूसरा नाम ऊपर क्या दिया था, रियल कैपिटल। तो रियल कैपिटल मतलब ऐसे गुड्स जो फिजिकली देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, इसमें जो पैसा लग जाता है उसी को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं सर। तो दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का फॉर्म एंड फेस ले सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपके पास जो लोग काम करते हैं उनका स्किल, उनकी एबिलिटीज को आप ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अगेन सर टेंजिबल कैपिटल मतलब क्या, जिसको आप अपने सेंसेस से हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो, उसको टेंजिबल कहा जाता है। इनटेंजिबल कैपिटल यानी वो चीजें जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे कि सर राइट्स एंड बेनिफिट्स है, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स, गुडविल, पेटेंट। कॉपीराइट्स मतलब मैंने कोई बुक लिखी, कोई कॉपी ना करे इसको, इसलिए सरकार के साथ रजिस्टर कर लिया तो कॉपीराइट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसको कोई खरीद नहीं, इस बुक को कोई बेच नहीं पाएगा मेरे अलावा, कोई बेचना चाहता है तो उसको मैं कॉपीराइट दूंगा फिर ही वो बेच पाएगा। समझ रहे हो, तो दिस इज द इनटेंजिबल कैपिटल। इंडिविजुअल कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो आप लोग, मेरे जैसे लोग इंडिविजुअल ओन करते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे कि कंपनीज वगैरह। सोशल कैपिटल मतलब जो पूरी सोसाइटी ओन करती है, जैसे कि रोड्स है, ब्रिजेस है, एयरपोर्ट्स है, सारी सोसाइटी का है ये पूरा का पूरा। अब सर कैपिटल बनता कैसे है, पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोसेस, फिर अंदर चलेंगे। आपके पापा, मैं, आप, हम जैसे लोग कुछ ना कुछ करके अर्न करता है मनी, हम लोग अर्निंग्स करते हैं, तो हमारे पास पैसा आता है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमको टोटल 10 करोड़ रुपीज अर्निंग्स हुआ, एग्जाम्पल। तो इसको हम क्या करेंगे, बैंक में, मान लीजिए 10 करोड़ में से हमने 5 करोड़ रुपीज खर्च कर दिया, 5 करोड़ रुपए हमने बैंक में सेविंग किया, सेविंग बैंक में पैसे डाले, ठीक है। बैंक क्या करेगा, इस पांच, कोई मान लीजिए बिजनेस वाला इसके पास आया कि हमको लोन चाहिए, कोई किसी का बिजनेस को बड़ा करना है, किसी को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बैंक यही 5 करोड़ उसको लैंड करेगा, उससे अर्न करेगा इस 5 करोड़ के ऊपर मान लीजिए 10% पर एनम का इंटरेस्ट, और आपको इस पे देने वाला है वो 6% पर एनम, तो 4% जो है इसका डिफरेंस बैंक के लिए अर्निंग्स होगी। तो जब आप लोग आपकी इनकम को खर्चा नहीं करके सेव करते हो तो उसको कहते हैं सेविंग। जब पैसे सेव हो जाते हैं तो बैंक नाम का जो बीच में इंटरमीडिएरी है, इन सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज यानी क्या, इनको लोन के जैसा बांटता है। जब किसी को लोन मिलता है ना तो उसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स किसी को मिलना। फिर ये लोन लेके क्या करेगा, बिजनेसमैन भाग जाएगा, सब विजय माल्या थोड़ी होंगे। तो ये क्या करेगा सर, मशीन्स खरीदेगा, फैक्ट्रीज खरीदेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, मशीन फैक्ट्रीज लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो देखो कैपिटल बन गया सर, कैपिटल बन गया यहाँ पे। तो कैपिटल फॉर्मेशन शुरू होता है हम लोगों की सेविंग से, बैंक की मोबिलाइजेशन से, एंड में जाके बनता है सर इन्वेस्टमेंट। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए सर कैपिटल अगर, और देखिए एक चीज होती है मार्जिनल, हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या, जब कोई आदमी मान लीजिए 100 रुपए महीने की कमा रहा है ना, वो 100 के 100 खर्च कर देगा। वो आदमी की अगले महीने इनकम होगी 10,000 प्रति महीना, तो मे बी इसमें से वो 2,000 खर्च कर देगा, 8,000 खर्च करेगा। फिर इनकम होगी 10 लाख प्रति महीना, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 लाख खर्च करेगा। फिर 10 करोड़ की इनकम हो गई तो ये ज्यादा से ज्यादा कर करके 50 लाख खर्चा करेगा। तो हो क्या रहा है देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, हमारा खर्चा करने का इच्छा कम हो जाता है, हम कम खर्चा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं सर, सेविंग्स करना शुरू करते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब तुम्हारी खर्चा करने की इच्छा। ये एमपीसी, इनकम बढ़ता जाता है तो एमपीसी खर्चा करने की इच्छा कम हो जाती है, आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने की सोचने लगते हो। तो चलिए सर यहाँ पे क्या लिखता है, इसको पढ़ लेते एक बार। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं सर। पहला होता है सेविंग्स। सेविंग्स यानी कौन सी चीज कि आप क्या कर रहे हो, आपका पैसा खर्च नहीं करके बैंक में डाल रहे हो। तो द बेसिक फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड्स इज द एबिलिटी टू सेव। जितना सेविंग बढ़ेगा इंडिविजुअल्स का, जितनी ज्यादा इनकम है उतना हायर सेविंग्स, क्योंकि जितना जैसे जैसे इनकम बढ़ता है उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाता है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी सेविंग्स करने की इच्छा बढ़ती जाती है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में और डिटेल में देखने वाले हैं, जब वो आएगा तब हम देख लेंगे।
दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। एक कंट्री अमीर होती जाती है जब क्या होता है सर, उसके पास सेविंग्स बहुत होती है, जब उनके लोग सेव बहुत करते हैं। और एक पुअर कंट्री क्यों ग्रो नहीं करती जल्दी? क्योंकि लोग सेव ही नहीं करते, लोगों की एबिलिटी टू सेव ही नहीं होती। गवर्नमेंट भी सेविंग्स बढ़ा सकता है, गवर्नमेंट टैक्स रिडक्शन देगा। गवर्नमेंट जैसे बोलता है कि आप एक काम कीजिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, आपको टैक्स नहीं लगेगा इनके इनके डिविडेंड्स पे। तो दिस इज द वेज गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डू। ये हम डिटेल में देखने वाले मैक्रो में, फिलहाल के लिए इधर टेंशन नहीं ले। फिर इन सेविंग्स का मोबिलाइजेशन होगा, मतलब ये जो सेव्ड मनी है ना, ये सर्कुलेशन में आना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन के। जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ रहे हैं, अभी नए नए हैं, टेंशन मत लीजिए। जब आपका न्यू चैप्टर्स वाला जो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आएगा ना, तो आपको एकदम आराम से आसानी से चीजें समझने लगेगी, ये सर्कुलेशन फैसिलिटेशन क्या होता है। वहां पे यही पूरा है, पूरे 5 के 6 चैप्टर उसी के ऊपर है। ठीक है। तो कैसे सर्कुलेशन में आ रहा है सर, क्या करता है सर? बैंक बैंक इसको लोन के जैसा लोन देता है लोगों को, समझ रहे हो? तो अलग अलग फिजिकल मतलब सरकारी और मॉनेटरी यानी आरबीआई के इंसेंटिव्स होते हैं इसमें, देखने वाले वहां पे। वापस टेंशन मत लेना, इसको डिटेल में नहीं जाना है, वहां पे बहुत डिटेल में मैक्रो में। एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या होगा सर? कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा जब क्या होगा, ये सेविंग्स है ना, रियल कैपिटल एसेट में बदलेंगे। मतलब एंटरप्रेन्योर क्लास, बिजनेस वाले लोग इसको लोन लेंगे, रिस्क लेंगे, और इन सेविंग्स को मतलब ये लोन को इन्वेस्ट करेंगे इनटू न्यू कैपिटल एसेट, और यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर सर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो राइट प्रपोर्शन में प्रोसेस को इनिशिएट करता है, राइट प्रपोर्शन में चारों तीनों फैक्टर्स को मिक्स करता है, इसकी रिस्क उठाता है और इसमें से प्रॉफिट जनरेट करता है। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। इसी को ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, रिस्क टेकर भी कहा जाता है। आगे बताऊं तो इसके फंक्शंस क्या, इसका काम क्या है? तो सबसे पहले बिजनेस शुरू करना इसका पहला फंक्शन है सर। इनिशिएटिंग द बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, मतलब तीनों रिसोर्स, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर और कैपिटल तीनों को एक साथ लाना, ये सब करना उसका मेन काम होता है। ये पढ़ लेना, एकदम टाइम पास है, अंदर का कुछ टेंशन नहीं है इसमें। अच्छा, एंटरप्रेन्योर के लिए सबके लिए क्या मिलता है सर? प्रॉफिट मिलता है, जो सर्टन भी नहीं है, फिक्स्ड भी नहीं है। नेक्स्ट इज रिस्क बेरिंग कैपेसिटी, रिस्क बेरिंग और अनसर्टेनिटी बेरिंग, दूसरा फंक्शन है इसका कि एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेना उसका दूसरा काम है मेन, मतलब व्हाट इज प्लान एंड जो आप सोच रहे हो क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं वही हो, मे नॉट कम ट्रू, इसलिए ये रिस्क लेना है। और उसकी वजह से लॉस भी हो सकती है उसको। देखिए, मैं वो रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, घर घर फोड़ दिया, इसको तो आप इंश्योर कर सकते हो, इंश्योरेंस मिलता है इसका। मैं तो उन रिस्क की बात कर रहा हूँ जो एकदम अलग ही है। जैसे बोट कंपनी है, बहुत अच्छा हेडफोन्स बनाती है, अचानक से एक नया कंपनी आ गया गोट नाम का, और ये इससे भी भारी हेडफोन्स बना रहा है। सबसे बड़ी रिस्क है बोट के लिए उसका कॉम्पिटिटर। तो लोगों के टेस्ट बदलने, लोगों के नया कंपटीशन आ जाना, लोगों की इच्छाएं बदलना, दिस इज ऑल बेसिकली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, रिस्क फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। अब आगे सर, आगे ये कहता है तीसरा फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, इनोवेशन। स्कम्टर नाम का आदमी था, कहता है एंटरप्रेन्योर का एक्चुअल फंक्शन बिजनेस शुरू करना नहीं बल्कि इनोवेट करना है। इनोवेशन ऐसा करो, नई नई चीजें ऐसी ढूंढो, नए नए प्रोडक्शन के प्रोसेस ऐसे ढूंढो जिससे कॉस्ट कम हो जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी। जैसे पहले हाथ से सिलाई होती थी, तो स्टिचिंग होती थी, तो एक शर्ट बनाने में बहुत टाइम लगता था, अब तो मशीन्स आ गए। इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन में भी रिस्क ही होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि इनोवेशन नहीं चला तो खत्म। लेकिन इनोवेशन करना, नए रॉ मटेरियल्स एक्सप्लोर करना, नए प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सप्लोर करना, यही एंटरप्रेन्योर का लास्ट फंक्शन होता है एज पर आर चैप्टर। अब हम बात करने वाले सर एंटरप्राइज, एक बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या गोल्स होते हैं और उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, एक एक करके पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स जो होता है ना, ऑर्गेनिक मतलब सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का होता है कि वो एटलीस्ट जीवित रहे, जिंदा रहे। प्रॉफिट तो दूर की बात हो गई, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सर कि वो जिंदा रहे, जीवित रहे। सो द बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज इज टू एटलीस्ट सर्वाइव और टू स्टे अलाइव, जिंदा रहे। और वो तभी जिंदा रहेगा जब वो प्रोड्यूस कर सकता है, और जितना खर्चा उसको कर लग रहा है ना, कॉस्ट, वो उतना पूरा रिकवर कर सकता है, तो ही वो जिंदा रह सकता है। अगर कॉस्ट भी रिकवर नहीं करेगा तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा सर। अगर कॉस्ट भी रिकवर नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा। तो ऑर्गेनिक यानी सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी फर्म का, टू एटलीस्ट सर्वाइव, टू एटलीस्ट स्टे अलाइव। आर एल मैरिस थ्योरी बोलता है
कि मैनेजर्स जो होते हैं ना बिजनेस के, जो मैनेज करने वाले हैं, ये बिजनेस के, अब देखिए कैसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को आपको पता रहता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे मान लीजिए टाटा जी है, टाटा जी की कंपनी में टाटा जी ओनर, एग्जांपल देता हूँ, ओनर है, और इनके जो 10-15 लोग हैं ना, ये इनके मैनेजर्स है बिजनेस को, ये डे टू डे बिजनेस देखते हैं। तो मैने तो ओनर क्या करेगा, बिजनेस को बढ़ाने की सोचेगा, मैनेजर क्या सोचेगा, बिजनेस तो बढ़े, साथ में मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। तो मैनेजर है ना, कभी भी सिर्फ बिजनेस बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाने पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसमें उसका कुछ फायदा नहीं है। वो ढूंढेगा बैलेंस्ड ग्रोथ। क्या ढूंढेगा, बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ का मतलब है जिसमें फर्म भी बढ़े और उसका खुद का भी फायदा हो। तो मैनेजर क्या करते हैं, ऐसी कॉर्पोरेट फर्म, ऐसे ऐसे गोल सेट करते हैं जिससे फर्म का बैलेंस ग्रोथ रेट बढ़ता रहे, बैलेंस ग्रोथ रेट होता रहे, और खुद के भी उसको देमसेल्स खुद का भी फायदा होता रहे। समझ रहे हो? तो वाइल ओनर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फंक्शन विच रिलेट टू प्रॉफिट, ओनर्स चाहते हैं प्रॉफिट बहुत बढ़े, कैपिटल बढ़ता रहे, मार्केट शेयर बढ़ता रहे, अच्छे हम अमीर होते रहे, पब्लिक रेपुटेशन बढ़ता रहे। लेकिन जो मैनेजर्स है ना टाटा जी के, ये चाहते हैं कि उनका खुद का यूटिलिटी फंक्शन बढ़े, उनकी सैलरी बढ़े, उनका पावर बढ़े, उनका स्टेटस, उनकी जॉब सिक्योरिटी बढ़े। इसलिए वो बैलेंस ग्रोथ ढूंढते हैं, एग्रेसिव ग्रोथ नहीं ढूंढते जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, वो ढूंढते बैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है? तो स्टेडी ग्रोथ इन द साइज ऑफ द फर्म, द मैनेजर्स डू नॉट एम एट ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट्स, मैनेजर प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे नहीं होते, ये होते हैं ऑप्टिमाइजिंग एट द बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म, विच इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटीज वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब इतना ही बोलना चाहता है सर, फर्म की डिमांड जो है ना प्रोडक्ट की, इसको बढ़ाना है। ठीक है, फर्म के प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छा करना है। तो एग्जैक्टली प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे ये लोग नहीं होते, ऑप्टिमाइजेशन के पीछे होते हैं, बैलेंस ग्रोथ के पीछे ये लोग होते हैं। कौन सर, मैनेजर्स। तो पेपर में आ सकता है एमसीक्यू, प्लीज मार्क करते आना चाहिए। नेक्स्ट, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक यानी प्रॉफिट, फर्म चाहता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। काफी पुरानी थ्योरी लेकिन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो जो भी उसके ऊपर कांस्टेंट है, जो भी लिमिटेशन है, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जो भी कम है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हमारा प्रॉफिट जो है ना मैक्सिमम रखें। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कंपनी इतना प्रॉफिट कमाए, इतना प्रॉफिट कमाए कि अपना बिजनेस भी चलता रहे अच्छे से, और इनको डिविडेंड डिविडेंड यानी इनको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे से मिले। जैसे आप किसी को लोन देते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड्स मिलता है। ठीक है? तो सर, लेकिन कैसा है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो प्रॉफिट है वो अलग है। जो प्रॉफिट आप सोचते हो, आप कौन सा प्रॉफिट सोचते हो सर, प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जांपल, यहाँ पे आपका इनकम्स है 100 रुपीज, यहाँ पे आपका एक्सपेंस है 20 रुपीज, तो 80 रुपीज जो है आप सोचते हो ये प्रॉफिट है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया, इसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूँ सर, इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट में ज्यादा कुछ नहीं, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर यहाँ पे इनकम है 100 का तो इसको कुछ नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर आपका कितना था, 20 रुपए का था, ओके। लेकिन जो मान लीजिए, जो एंटरप्रेनर है जैसे मैं हूं, मैंने अपने घर से कुछ फर्नीचर यूज करने लाया था बिजनेस में, मैंने अपनी लैंड घर पे यूज, मैंने अपनी लैंड दे दिया बिजनेस को यूज करने के लिए, मैंने अपना फ्लैट दे दिया ऑफिस के लिए यूज करने के लिए, ऐसी चीजें मैं कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, इसके लिए बिजनेस को एक्चुअल कुछ खर्चा तो है नहीं, क्योंकि ये मेरी है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन मान लेना कि यही फ्लैट में बिजनेस में नहीं लाके किसी को रेंट पे देता तो मुझे हर महीना 10,000 का रेंट मिलता था। यही लैंड जो मैं बिजनेस को दे रहा हूँ नहीं देके, अगर यहाँ पे मैं बिल्डिंग बनवाता था तो इस बिल्डिंग से मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट होता था बेच के। यही फर्नीचर बिजनेस को नहीं देके वापस इसको अगर मैं रेंट पे देता था, इसको सेल करता था, तो मुझे 10,000 प्रति महीना रेंट या फिर 20,000 का एक साथ प्रॉफिट होता था। तो ये प्रॉफिट, ये रेंट जो है ना, ये प्रॉफिट, ये रेंट मैं लेट गो कर रहा हूँ मेरी चीजें लाने के बाद। तो ये जो मैं लेट गो करता हूँ ना सर, मैं जो लेट गो करता हूँ इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कमाने की, आप छोड़ के कुछ और कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एज अ सीए मैं आज आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं जॉब करूं किसी कंपनी में तो मेरे को, जस्ट अ मिनट, तो मान लीजिए कि मैं जॉब करता हूँ एग्जाम्पल, तो मुझे 18 LPA इतना पैकेज मिलेगा विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर अ सीए। तो 18 LPA मुझे मिल सकता है। मैं ये जॉब नहीं करके मेरा खुद का वेंचर चला रहा हूँ, आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ सर। तो इस टीचिंग फील्ड में मेरा सबसे बड़ा कॉस्ट है मेरा ये 18 LPA का पैकेज, जो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ। इस 18 LPA को मैं कहूंगा सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा हूँ मेरे इस काम के लिए। तो जब आप ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें, अब अगर जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दोगे ना,
और फिर जो प्रॉफिट आए मिलेगा आपको, इसको हम कहेंगे सर इकोनॉमिक प्रॉफिट। हालांकि बहुत डिफिकल्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनना, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है अगर आप गिन के लिखते हो तो जो प्रॉफिट आएगा उसको आप कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगर ये क्लियर है तो इस पूरे पैरा में आपको कुछ भी कंफ्यूजन जैसा नहीं रहेगा। तो देखिए, प्रॉफिट का डेफिनेशन इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेंट्स डेफिनेशन। अकाउंटिंग कहता है टोटल रेवेन्यू मतलब इनकम एंड टोटल कॉस्ट यानी एक्सपेंस माइनस करो तो मिलेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू यानी ये सेम एंड टोटल कॉस्ट, लेकिन टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर, नॉर्मल कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब ये जो आप एक्चुअली खर्चा कर रहे हो, इम्प्लिसिट मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ रहे हो? तो देखिए सर, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कौन सी, द कॉस्ट ऑफ सेल फोन फैक्टर्स यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इन ओन बिजनेस। सेल फोन फैक्टर्स मतलब मैं खुद का ये लगा रहा हूँ फर्नीचर, खुद की गाड़ी यूज कर रहा हूँ, तो जो खर्चा जो इनकम में लेट गो कर रहा हूँ वो कॉस्ट। या फिर यही गाड़ी अगर मैं कहीं और यूज करता तो मुझे क्या मिलता, वो कॉस्ट। समझ रहे हो? सिंस इकोनॉमिक प्रॉफिट इंक्लूड्स दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज जनरली लोअर बाय डिफॉल्ट। है सर, खर्चा बढ़ा रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डाल रहे हो, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा लोअर रहेगा देन अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट। तो जब एक इकोनॉमिस्ट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा होता है ना, वो हमेशा डिफरेंशिएट करता होता है नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये जो आया ना नॉर्मल वाला, नॉर्मल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और ये 80 रुपीज, इसको कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जो आया ना सर आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर एक्सपेंडिचर एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया ना सर, इसी को इकोनॉमिक प्रॉफिट और इसी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर, रेम्यूनरेशन फॉर द लेबर एंड द रिवॉर्डेड रिस्क फॉर बियरिंग फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यानी क्या सर, नॉर्मल प्रॉफिट्स में आप क्या क्या माइनस करोगे बेसिकली। अगर पीएनएल ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे मेरा इनकम है, तो यहाँ पे कौन से खर्चे जनरली अकाउंटिंग में होंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि मैं कैपिटल कहीं से ला रहा हूँ। लेबर के लिए मेरा क्या रहेगा, रेम्यूनरेशन है ना, लेबर के लिए मेरा वेजेस यहाँ से माइनस होगा। अब जाना मत डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेडिंग वेडिंग अकाउंट में मत जाना फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड लास्ट रहेगा सर रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर के लिए जो आप दोगे, जैसे कि प्रॉफिट वगैरह हो, जो भी चीज एग्जाम्पल, तो वो यहाँ पे निकल के आएगी सर। लेकिन लेकिन ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। लेकिन अगर आप चलोगे, नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। लेकिन सर अगर आप चलोगे किधर गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या, इनकम में से आपको हटाना है नॉर्मल प्रॉफिट वाली चीजें यानी एक्सपेंस वाली चीजें। इसके अलावा आपको क्या हटाना है सर, इसके अलावा आपको क्या हटाना है, रिवॉर्ड टू ऑल द फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, मतलब खुद का फर्नीचर, खुद का लैंड, खुद का बिल्डिंग, इसका कॉस्ट। क्या पेपर में कैलकुलेट करना है, बिल्कुल नहीं। पेपर में सिर्फ पूछ लेंगे, डेफिनेशन लिखते आना चाहिए, मार्क करते आना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। और ये इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है अपना, इसको कहते हैं सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसी को कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब जनरली ये कम होना चाहिए, लेकिन अगर ये ऊपर है तो फिर उस केस में ये चल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं हम। एच ए साइमन करके बंदा है, कहता है फर्म्स हैव सेटिस्फाइंग बिहेवियर एंड स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट्स दैट आर सेटिस्फैक्टरी। एच ए साइमन कहता है कि फर्म प्रॉफिट्स के लिए हमेशा रोते हैं। उनको कभी भी किसी को, आपको मतलब फर्म को जज करना है अच्छा है बुरा है, तो आप जज करना उसका प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन बॉमल कुछ अलग सोचता है। बॉमल थ्योरी कहता है कि नहीं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन ही फर्म का सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है। आप किसी से भी पूछिए आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या कभी वो प्रॉफिट बताता है? नहीं। वो क्या बोलेगा, हाँ पिछले साल हमने 100 करोड़ का सेल किया, हाँ इस साल हम 110 करोड़ का सेल्स टारगेट कर रहे हैं। तो बॉमल कहता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए जनरली सेल्स मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना इज व्हाट बेसिक ऑब्जेक्टिव, यही उसका अल्टीमेट गोल होता है। तो बस ये अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, हमको पढ़ना है और पेपर में अगर बॉमल के बारे में पूछ लेंगे, ऐसा तो कभी आएगा नहीं इतना इजी, लेकिन पूछ लिया तो याद होना चाहिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऐसा वो कहता है। ओनर्स या शेयर होल्डर जो होते हैं ना कंपनी के, वो चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो ताकि उनको इनकम बहुत मिले, डिविडेंड बहुत मिले। मैनेजर्स चाहते हैं कि नहीं, वो अपनी यूटिलिटी, अपना काम, अपना यूटिलिटी, अपना प्रॉफिट, अपना खुद का ये इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे, इसलिए आ, वो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा ही, जबकि ओनर्स कहते हैं बहुत कमाओ, बहुत प्रॉफिट कमाओ। लेकिन मैनेजर्स कहते हैं नहीं सर, मिनिमम इतना तो हम कमा के देंगे, ऊपर का नहीं पता कितना होगा। समझ गए? ठीक है, ये टाइम पास है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है।
ये बोलता है अगर एक इंडिविजुअल एंटरप्रेनर है, एक अकेला बंदा काम करता है, तो वो जब काम करता है अपना लीजर का टाइम, अपना जो टाइम पास का, अपना जो रेस्ट का टाइम है वो भी सेक्रीफाइस करता है, तो उसके लिए भी पैसा कंसिडर करो वगैरह। टाइम पास है, सब कुछ भी नहीं है। और जॉइंट स्टॉक, बड़ी बड़ी कंपनीज में ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं, तो मैनेजर्स हमेशा क्या करते हैं सर, कैसा ग्रोथ टारगेट करते हैं ये लोग, नॉर्मल अपना बैलेंस ग्रोथ टारगेट टारगेट करते हैं, अपना खुद का यूटिलिटी बढ़ाने का सोचते हैं हमेशा। देखो टाइम पास ही है, मेन तो नीचे आएगा सर। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं फर्म के? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? अनअडल्टरेटेड गुड्स, यानी क्या, मिक्सचर करते हो ना, दूध में पानी डाल देना, समझ रहे हो, ऐसा मिक्सिंग करना, ये मिक्सिंग करने से खुद को रोकना, और अच्छे क्वालिटी का माल सप्लाई करना एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिटेरिंग एंड एंटी सोशल। प्रॉफिटेरिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई गुड बनाते हो जिसको 10 रुपीज का कॉस्ट है, सरकार इसके ऊपर 6 रुपीज का जीएसटी चार्ज करता है, तो आप इसको बेचते हो 16 रुपीज में। चलिए छोड़िए, 10 रुपए का आपका कॉस्ट है, 2 रुपए का आपका प्रॉफिट है, सरकार इसके ऊपर 6 रुपए जीएसटी चार्ज करती है, आप इसको बेचते हो रुपीज 18 में। अब सरकार ने जीएसटी कर दिया 1 रुपीज, तो नेचुरली आपने 10 का आपका कॉस्ट है, 2 रुपए का आपका प्रॉफिट है, जीएसटी 1 रुपए का, तो आपने अभी बेचना चाहिए 13 रुपीज में, आप 13 में नहीं बेचते हो, आप इसको 18 में ही बेचते हो। और ये जो जीएसटी का 5 रुपए सरकार ने कम किया है, आप खुद खा लेते हो इन द नेम ऑफ प्रॉफिट। इसको कहते हैं प्रॉफिटेरिंग, मतलब सरकार का पैसा चुराना एक तरीके से। इसमें आपको इंडल्ज नहीं होना है, ऐसी चीजें नहीं करनी है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट, लोगों के जॉब्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये। किसी भी तरीके का पोल्यूशन, एयर वाटर या फिर नॉइस का आप मत करिए, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब यार आपके पास लोग काम करते हैं, तो फेयर डील दीजिए सबको, काम करने के लिए अच्छा रेम्यूनरेशन दीजिए, लोगों को अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उनको अच्छा डिग्री दे, उनको अच्छा शिक्षण करने का, एजुकेशन करने का मौका दीजिए, वर्क क्लाइमेट अच्छा दीजिए काम करने के लिए, ताकि वो मेच्योर ग्रो हो सके और प्रोडक्टिव हो सके। उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करिए, उनको पूछिए क्या लगता है आपको इन डिसीजंस के बारे में, उनका जॉब इंटरेस्टिंग करिए, चैलेंजिंग करिए, ऐसा कहना चाहता है। जीवन में ऐसा कोई करने वाला है नहीं, किसी को इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इको में देखे रखा तो पढ़ेंगे। लास्ट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देश के प्रति हमारा क्या होना चाहिए? देश के प्रति हमारा होना चाहिए कि हम इनइक्वालिटी कम करें, सारे कास्ट, सारे क्रीड, सारे कलर वाले लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे काम करने का, ठीक है। नेशनल प्रायोरिटीज, अगर इंडिया को वीट की जरूरत है तो हम वीट ज्यादा बनाएंगे, इंडिया को बाजरा की जरूरत है तो हम बाजरा ज्यादा बनाएंगे, मतलब नेशनल प्रायोरिटीज को पहले रखेंगे। हमारे देश को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाने के लिए और दूसरे देशों पे डिपेंडेंस कम करने के लिए हम काम करेंगे। इतना ही नहीं, यंग लोगों को अप्रेंटाइज बना के अपने लिए ट्रेनिंग पे लेके उनको स्किल, उनकी स्किल्स बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट कराएंगे सर। ये नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है। सर क्या लर्न करना है? बिल्कुल भी नहीं, 4-5 बार पढ़ लीजिए, पेपर में एक आध बार गलती से क्वेश्चन दिख गया इसके ऊपर तो दिख जाएगा, ज्यादा कुछ चांस यहाँ से बनने का होता नहीं। देख लेना पिछले पेपर्स उठा के, दिख जाएगा आपको, ज्यादा कुछ होता नहीं। अब यार अगर हम देश को पहले रखेंगे तो हमें वीट ही बनाना पड़ेगा, फिर हम वीट बना रहे, हमारे एम्प्लॉयज कहते हैं हमको वीट बनाना आता नहीं, तो उनके ऊपर नाइंसाफी हो जाएगी। तो यार देखा जाए ना, तो ऐसा होता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते, एक दूसरे का झगड़ा करते, समझ रहे हो आप लोग? तो बस अब देख के रखा है तो पढ़ के आगे बढ़ाना है। अब हम बात करने वाले कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए फर्म के ऊपर काफी लिमिटेशन है। पहला, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का लिमिटेशन, लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब फर्म को थोड़ी पता है कि मार्केट में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी है, फर्म को कैसे पता है कि सारे इनपुट्स के प्राइसेस बराबर है कि नहीं, फर्म कैसे जज करेगा कि वो जो वेजेस पे कर रहा है लेबर को वो सही है कि नहीं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि उनको नॉलेज की कमी, इन्फॉर्मेशन की कमी, इसकी वजह से ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो जाते हैं प्रोडक्शन पे, प्राइस पे, मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स पे, सबसे बड़ा लिमिटेशन है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में वीट की बहुत जरूरत है, अब मैं अच्छा क्वालिटी का वीट बनाता हूँ और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ, सरकार ने बोला एक्सपोर्ट नहीं करने का, इंडिया में जरूरत है वीट, इंडिया में ही बेचो, तो देखो मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना कम हो गया यहाँ से। तो बेसिकली ये चीजें होती है। ट्रेड यूनियन से ने क्या, मजदूर लोगों की संगठनाएं जो झगड़ती है मैनेजमेंट के साथ, ये लोग लेबर में दिक्कतें निर्माण करते कंपनीज में, तो देखो ये भी मेरा लफड़े हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जो इससे मान लीजिए आदमी का एग्जाम्पल देता हूँ, आदमी को कोई भी इलनेस नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगा अगले 1 साल तक, 1 ईयर तक,
लेकिन इसको रखने के लिए मुझे बहुत हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। अब वो है नहीं इंडिया में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी, मतलब हाईवे अच्छा नहीं है, एयरवेज अच्छे नहीं है, जो भी कुछ हो सकता है, रेलवेज अच्छे नहीं है। बॉटल नेक्स यानी क्या? बॉटल का शेप कैसा होता है? देखा है बॉटल? ऐसा होता है बॉटल अपना, राइट? ऐसा होता है बॉटल। तो यहाँ पे भले ही बहुत पानी हो, जब आप उल्टा करोगे ना बॉटल, तो यहाँ से पूरा नहीं निकल पाएगा, थोड़ा थोड़ा ही आएगा। वाई दिस इज हैपनिंग? इस रिंग को कहते हैं बॉटल नेक। मतलब आपके पास ये करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी की वजह से बॉटल नेक क्रिएट होकर रखा है। समझ रहे हो? रॉ मटेरियल्स में लफड़े हो जाना, इरेगुलर सप्लाई, बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज हो जाना, जैसे कि टैक्सेस, प्राइजेस, लोकेशन बदल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है आज से नेचुरल कैलामिटीज आ गई, मान लीजिए फायर है, फ्लड है, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है। एंड लास्ट इज इन्फ्लेशन, महंगाइयाँ, बढ़ते इंटरेस्ट रेट, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये मैक्रो में डील होने वाला है। ऐसी सारी चीजों को भी हम लिमिटेशन मानते हैं। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसको पढ़ना चाहिए एक बार, इसके बाद इग्नोर कर दो, बिंदास चलेगा। अब हम बात करने वाले सर एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी हमने बात करी एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स, एंटरप्राइज के ऊपर लगने वाले लिमिटेशंस। अब बात करने वाले उनके खुद के प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है सर ऑब्जेक्टिव्स का। आपको इतने ऑब्जेक्टिव्स बताए मैंने, सोशल, इकोनॉमिक और ऑर्गेनिक और ये और वो, सब एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। कौन सा अचीव करे कौन सा नहीं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मार्केट में अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी देना है, इसलिए प्राइजेस कम कर देता हूँ, तो प्रॉफिट कम हो जाता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स डिफीट हो गए। काफी लफड़े हो जाते हैं सर ऐसे केसेस में। समझ रहे हो? दूसरा, लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। मतलब क्या? जैसे मैं नासिक में रहता हूँ, मैं रहता हूँ नासिक में, यहाँ पे ग्रेप्स बहुत प्रोडक्शन होता है। अगर कोई कंपनी वाइन बनाती है तो उसको सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्या जहां पे ग्रेप्स बनते हैं वहां पे वाइन की फैक्ट्री डालूं, या मान लीजिए एग्जांपल बिहार में बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं, स्किलफुल लेबर्स हैं जो वाइन बहुत अच्छा बनाते हैं, ये जहां पे रहते हैं यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाऊं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं हम नासिक नहीं आएंगे, और ग्रेप्स को बिहार लेके जाने में टाइम बहुत लगेगा, खराब हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा दिक्कत आ गया सर, मेरा प्लांट, मेरा फैक्ट्री कहाँ पे लगाऊं, इसका लोकेशन कहाँ पे रखूं, इसका साइज कहाँ पे लगाऊं, रॉ मटेरियल के यहाँ पे लगाऊं या मार्केट के यहाँ पे लगाऊं। नेक्स्ट बहुत बड़ा इशू प्रॉब्लम आ जाता है बिजनेस को सर, सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। मैं किस तरीके का इक्विपमेंट, किस तरीके की मशीनरी लगाऊं, कितने लिमिट की मशीनरी लगाऊं, कितने अमाउंट तक की लगाऊं, कौन से कंपनी की लगाऊं, ये वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब तो आप बोलोगे सर ये तो इतना तो बेसिक उनको समझना चाहिए, नहीं समझता बेटा। यही तो बिजनेस होता है ना, कि आपको कुछ नहीं पता, आप सब अपने हिसाब से कर रहे हो। फाइनेंस का प्रॉब्लम भी होता है सर। पहले तो पैसा लाए कहां से? लाए, चलो पैसा लाए भी आप, तो आपके प्रोडक्ट को डिमांड के है क्या? फिर कितना प्रॉफिट उसमें से आप कमा सकते हो? इस प्रॉफिट में से कितना पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, जो पैसा आपने उधार लिया उसके ऊपर? ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी सर फाइनेंस वाले इश्यूज में। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब आपने सुना होगा एमडी, सीईओ, सीएफओ, इनके ऊपर होता है चेयरमैन, इसके नीचे होते हैं मैनेजर्स, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ये डिटरमाइन करना और इसको सबसे अच्छा रखना, ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम होता है सर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खराब हो गया तो डिसीजन मेकिंग में लफड़े हो जाएंगे, और ये तो मैनेजर लोग हैं, अगर इनके प्रॉब्लम हो गए तो कंपनी के प्रॉब्लम हो जाएंगे। मार्केटिंग के भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। आपने पढ़ा रहेगा 12th में, मार्केटिंग में 4 P's रहते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस। बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है सीए फाउंडेशन में, फिलहाल के लिए बस समझ लीजिए 4 P's क्या होता है। कौन सा प्रोडक्ट, किस क्वालिटी का, किस डिजाइन का, किस फीचर का, क्या ब्रांड नेम, कैसी पैकेजिंग, इसको प्रमोशन कैसा करना है, लोगों को खुद घर पे जाके बेचना है या इंस्टा पे ऐड करनी है, प्राइस क्या रखनी है सर, डिस्काउंट कितना, अलाउंस कितना, क्या देना है, कितना उधारी रखना है, प्लेस यानी कहाँ पे बेचना है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेचना है, ऑनलाइन बेचना है। तो काफी सवाल इसमें आ जाते हैं मार्केटिंग में। नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। अब तो आप तो बिजनेस कर रहे हो, सरकार आपके पीछे आएगी रेट डालने आपके ऊपर, अलग अलग टैक्सेस लगाएगी, अलग अलग ड्यूटीज लगाएगी, आपको बोलेगी ये रिकॉर्ड रखो, वो रिकॉर्ड रखो, नहीं रखा तो वापस रेट, वापस लफड़े। तो लीगल फॉर्मेलिटीज एक आपके सामने प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब यार
ये जो होते हैं ना वर्कर लोग, इनका होता है एक ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन। वेजेस को कभी इनको गलती से 8 से ज्यादा घंटे काम कराया तो ये लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, फैक्ट्रीज को ताला लगाते हैं, जला देते, कुछ भी करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी एक लफड़ा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सामने। तो इतने प्रॉब्लम है बिजनेस के सामने कि बस इसका कोई लिमिट नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोडक्शन फंक्शन। सर ये प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? जैसे हमने देखा था, याद है सबको डिमांड, याद है सर को, सबको याद है क्या? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। कितने लोगों को याद है? तो हम ऐसे निकालते थे ना, क्वांटिटी डिमांडेड कैसा है, फंक्शन है प्राइस का, लोगों की इनकम का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, ऐसा सब। तो वैसे ही सर प्रोडक्शन भी किसी चीज का फंक्शन है, प्रोडक्शन भी किसी चीज का फंक्शन है। अगर आपको निकालना है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितनी है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, दैट इज मल्टीपल थिंग्स। अब ये मल्टीपल थिंग्स क्या होते हैं? जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें इसमें अगर आप डालते हो तो आपको मिलेगा सर आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? अरे बेसिक है ना, अगर लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, काफी ज्यादा लेवल है, रॉ मटेरियल अपने पास इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अपने पास लेबर इजीली अवेलेबल है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेबर कम मिलता है, रॉ मटेरियल कम है, तो उस केस में क्या रहेगा सर? प्रोडक्शन कम होगा। दैट इज, समझ रहे हो? तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म स्कार्स रिसोर्सेज, यानी रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो है आपकी क्या है? स्कार्स रिसोर्सेज है। इसमें जाते इनको कहते हैं हम इनपुट्स एंड द आउटपुट, इसमें से जो अपने को आउटपुट मिलता है वो, इसका रिलेशनशिप स्टडी करना है बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्यों क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, दीज आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि लैंड है, लेबर, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है चीजें, समझ रहे हो? तो क्यू इज द रेट ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट आपको मिलने वाला, एबीसीडी आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स। समझ गए? अभी देखिए प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ अजम्पशंस है, जैसे डिमांड के थे वैसे यहाँ पे भी है। पहली चीज, हम जैसे डिमांड को एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट देखते थे ना, फ्लो कॉन्सेप्ट, वैसा प्रोडक्शन का नहीं होता। प्रोडक्शन जो होता है ना, वो हम कभी भी एट अ स्पेसिफिक टाइम देखते हैं। मतलब जैसे हम बोलेंगे कि आज, आज कितना प्रोडक्शन हो सकता है, टुडे। डिमांड हम कैसे देखते हैं? ओवर एक दिन का डिमांड कितना है, 2 दिन का कितना है, 3 महीने का कितना है। लेकिन प्रोडक्शन इज अ नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ गए? सो सी, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर अदर वर्ड्स में कहूं तो क्यू इज नॉट अ मेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड आउटपुट ओवर टाइम। हम एक्यूमुलेटेड की नहीं बात करते, हम किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे, किसी स्पेसिफिक दिन पे, इस मोमेंट पे, इस टाइम पे कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब उस मोमेंट पे टेक्नोलॉजी कैसी है, उस मोमेंट पे लेबर कितना अवेलेबल है, उस मोमेंट पे कैपिटल कितना है, ये देख के उनका प्रोडक्शन निकालना है, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। तो अगर कुछ इनोवेशन हो जाता है, थोड़ी सी भी चेंजेस हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप जो है ना इनपुट्स एंड आउटपुट का, वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो आप? बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं 1 मिनट की, मतलब मैं बोलता हूँ आज इस मोमेंट पे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तभी मैं बात कर सकता हूँ ना कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और सिर्फ बाकी की चीजें से। अगर ओवर द पीरियड बात करता हूँ, 1 वीक का कितना प्रोडक्शन है, 2 वीक का कितना है, 1 महीने का कितना है, तो सर मुझे क्या मानना पड़ेगा? उस केस में मुझे मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, जबकि वो नहीं रह सकती कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी। इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट। ठीक है? तो सर वॉट एवर इनपुट कॉम्बिनेशन यू यूज, इतना लेबर, इतना कैपिटल, वॉट एवर यू यूज बेसिकली इन अ पर्टिकुलर फंक्शन, द आउटपुट रिसाइडिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन इज एट द मैक्सिमम लेवल, ऐसा बेसिकली इसका अजम्पशन होता है। सो the third assumption that we have with what we say production function is that के क्या बोलते हैं उसको, जो इनपुट कॉम्बिनेशन आप यूज करने वाले, वेदर इट बी लैंड, वेदर इट बी लेबर, वेदर इट बी कैपिटल, वेदर इट बी एंटरप्रेन्योर, जो भी आपके इनपुट्स है, इनको जिस भी कॉम्बिनेशन में आप यूज करने वाले हो ना, ये कॉम्बिनेशन से आपको जो आउटपुट मिलने वाला है, जो आपका प्रोडक्शन होने वाला है, दैट विल बी मैक्सिमम, ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसा हम अजम्पशन लेके चलते हैं सर। दिस इज व्हाट वी अज्यूम। हम क्या पढ़ रहे हैं? अजम्पशन पढ़ रहे हैं। अगर समराइज करूं तो सैमुअलसन के लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट, सबसे ज्यादा आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट। सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन इस मोमेंट पे आप कितना कर सकते हो और इसके लिए कितने इनपुट्स आपको लगेंगे, इसका रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अगर और बेसिक अजम्पशंस में चले तो गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस मोमेंट पे हम मानेंगे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ओवर द पीरियड हम टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं मान सकते। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन फंक्शन ओवर द पीरियड हम नहीं पकड़ते, हम कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पकड़ते हैं, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम पकड़ते हैं, ना कि किसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पकड़ते हैं। अगर नहीं समझा है तो प्लीज मुझे बताइए, इन दैट केस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सेम थिंग
अगेन ओवर व्हाट्सएप। लेकिन यहाँ पे सिंस दिस इज अ रिकॉर्डिंग, मुझे नहीं लगता कि कुछ इशू होना चाहिए नहीं समझने जैसा, बहुत इजी चीज है। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है सर, टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। और हम क्या कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी कांस्टेंट पे जो भी इनपुट्स है, मान लीजिए इनपुट्स आपको देते हैं हम 3 लेबर देते हैं, 10,000 रुपए का कैपिटल है, दिस इज गिवन इनपुट्स, इसको भी बदल नहीं सकते, बदल दोगे तो इकोनॉमी से रहेगा, स्कार्स रिसोर्सेस है। इन दोनों को टेक्नोलॉजी कांस्टेंट एंड गिवन इनपुट्स में आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो ये ढूंढना, इसका रिलेशनशिप का स्टडी करना इस प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए सर, Q यानी क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इज अ फंक्शन ऑफ L यानी लेबर, K यानी कैपिटल, जहां पे Q क्या है सर, आउटपुट है। कैपिटल को आगे जाके कहीं कहीं पे हम C भी कहेंगे, कहीं कहीं पे इसको K भी कहेंगे, समझ गए। तो फिलहाल के लिए हाँ देखो, फंक्शन तो यहाँ तो बहुत चीजें आ सकती है, टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, क्योंकि इसको भी, इससे भी तो प्रोडक्शन फंक्शन पे फर्क पड़ता है। लेकिन हम स्टडी करने के लिए, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स ये फाउंडेशन पे स्टडी करने के लिए हम दो ही चीजें लेंगे सर, लेबर एंड कैपिटल। तो अब आपको मैं बताऊंगा सर, प्रोडक्शन फंक्शन ना शॉर्ट रन में भी चलता है, लॉन्ग रन में भी चलता है। सर शॉर्ट रन मतलब क्या, 1 साल का पीरियड? लॉन्ग रन मतलब क्या, 1 साल से ज्यादा का पीरियड? नहीं बेटा, नहीं। शॉर्ट रन यानी वो पीरियड, शॉर्ट रन यानी वो पीरियड जिसमें आप, आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें से कुछ भी एक जब फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स्ड मतलब इसको बदल ही नहीं सकते, उसको कहेंगे, वो पीरियड को हम कहेंगे शॉर्ट रन। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरे पास कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है, मेरे पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, मतलब मैं पैसे ला सकता हूं जब मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो मशीन है ना, मशीन ये बना सकती है सिर्फ 50,000 यूनिट्स। अगर मुझे 50,000 यूनिट से ज्यादा बनाना होगा तो मुझे एक और मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, और इस मशीनरी को, नई मशीनरी बना के मेरे पास आने के लिए कम से कम 6 मंथ्स का पीरियड लगता है। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है ना, जिसमें मेरा एक चीज मतलब मशीनरी फिक्स्ड हो गया, इसको हम कहते हैं शॉर्ट। और आसानी से बताऊं तो, जो भी इनपुट्स होते हैं सर आपके, अगर मिनिमम कोई भी एक इनपुट अगर फिक्स्ड हो गया, जिसको आप बदल ही नहीं सकते, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, मान लीजिए इस 6 महीने के टाइम पे डिमांड आ गई 60,000 यूनिट्स की, क्या मैं बना सकता हूँ 50,000 से ज्यादा? पॉसिबल ही नहीं है, नया मशीन आने के लिए 6 महीने लगेंगे सर। तो मेरा एक इनपुट जो मशीनरी था, मेरा एक इनपुट फिक्स्ड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन क्या होता है सर? लॉन्ग रन यानी जिसमें आपके जो चारों फैक्टर्स है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें से आप सबको बदलवा सकते हो जैसे चाहे वैसे, कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी अटक नहीं गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने काफी आसानी से आपको एक्सप्लेन करा है शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब ऐसा नहीं होता कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड। शॉर्ट रन यानी जहां पे कोई भी एक इनपुट, मिनिमम कोई भी इनपुट फिक्स्ड हो गया, आपको उसको बदल नहीं सकते, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल तो मैंने आपको दिया, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्शन करने वाला हूँ, जस्ट अ मिनट। हेलो, आई गेस द वॉइस इज क्लियर ना? ओके, सो वॉइस का कुछ इशू हो गया था। ओके, सो नाउ शॉर्ट रन इज अ पीरियड जहां पे कोई भी एक चीज आपका, कोई भी एक लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी एक चीज आपकी ना फिक्स्ड हो गई और आप उसको बदला नहीं सकते, ठीक है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ टाइम। बेसिकली शॉर्ट रन मतलब क्या, इफ द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, आप बदलवा नहीं सकते, उसको कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। समझ गए? एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स आपके फिक्स हो जाने चाहिए।
So the next thing that comes in front of us is this Cobb Douglas production function. ये क्या है सर? Cobb Douglas ये कोई नाम, ये लोग दो लोग थे, ठीक है, बेसिकली पॉल एच डॉगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब यूएसए में थे। यूएसए में इन्होंने प्रोड्यूसर्स का स्टडी किया, कंपनीज का स्टडी किया और उनको समझा कि जो भी प्रोडक्शन होता है ना यूएसए में, अब ये यूएसए की बात है, ठीक है, इंडिया में अप्लाई नहीं होता, जो भी प्रोडक्शन होता है कहते हैं ये प्रोडक्शन का 3/4 कंट्रीब्यूशन यानी 75% प्रोडक्शन क्यों होता है पता है? क्योंकि लेबर है, और 1/4 यानी 25% प्रोडक्शन होता है क्योंकि कैपिटल है। क्या कहते हैं ये? लेबर एंड कैपिटल। तो ये जो है ना 75 + 25 कितना? 100%। तो इस 100% को कहते हैं ए, यानी कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, मतलब लेबर एंड कैपिटल को साथ में लगाए तो कितना प्रोडक्शन मिल सकता है सर? ए। तो उल्टा बोलूं तो अगर मान लीजिए कि लेबर लेबर अगर ए कंट्रीब्यूशन करता है तो कैपिटल कितना करेगा? 1 - ए, क्योंकि दोनों की टोटल विल ऑलवेज बी 100। समझ रहे हो? ये मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे ए यानी 3/4 है, 1 - ए क्या हो गया फिर? 1/4। तो इसने कंक्लूजन निकाला कि लेबर 3/4 एंड कैपिटल 1/4 मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है ना उसकी इंक्रीज में कंट्रीब्यूट करता है। सर क्या सॉल्व करना है? पेपर में नहीं आने वाला, सिर्फ पूछ लेंगे तो लिखते आना चाहिए 3/4 बाय लेबर 1/4 बाय कैपिटल। इसके काफी शॉर्ट कमिंग्स है लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं एनालिसिस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स में बहुत काम का है। तो चलिए सर, अगर मान लीजिए मुझे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, कितना क्वांटिटी हम बना सकते हैं ये अगर मुझे निकालना है, तो मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा बेसिक क्वांटिटी, बेसिक के यानी क्या? कि ये मेरा मिनिमम प्रोडक्शन होगा, इतना तो प्रोडक्शन मेरी इकोनॉमी में हो ही जाएगा भले ही कोई इंसेंटिव ना हो, मतलब भले ही कुछ भी सिचुएशन रहे, मिनिमम इतना तो बनेगा ही। मतलब आप कितना भी मान लीजिए आप सारे डेयरी बिजनेस के ऊपर कुछ भी कर दो, लेकिन कुछ मिनिमम आपके एरिया का दूध वाला रहेगा, वो तो मिनिमम दूध लाएगा ही बेचने के लिए। इसको कहते हैं सर की। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, लेबर में आप कितना चेंज लाना चाहते हो? L/A बराबर, और आप कैपिटल में कितना चेंज लाओगे? दैट इज 1 - ए, C/1 - ए। तो मिनिमम प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करना है लेबर के चेंज में एंड कैपिटल के चेंज में, क्योंकि ये दोनों मिलके हमेशा 1 होता है, लेबर प्लस कैपिटल मिलके 1 होगा, ऐसा ये लोग कहते हैं। इसलिए अगर लेबर A% या फिर A टाइम्स बढ़ाते हैं हम, तो कैपिटल 1 - A टाइम्स बढ़ेगा। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। ये कहते हैं कि मैं प्रोडक्शन सिर्फ लेबर एंड कैपिटल से बनता है, ठीक है। अब उनका प्रोडक्शन फंक्शन है, क्या कर सकते हैं? दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या पढ़ने वाले हम? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या फिर इसको हम कहेंगे, आई गेस नेगेटिव भी नाम है इसका एक, देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें भी वो चीज देखने वाले हैं। तो सर ये क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? चीज क्या है, बोलता क्या है? बहुत आसान है, देखो पहले आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, बहुत आसान है। मेरा एक मशीन है, जैसे एग्जांपल आपको ना सीए कर रहे हो, आप सीए के ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ मैं। एक सीए का ऑफिस मैंने खोला है, मैं अभी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे स्टाफ की बहुत जरूरत रहती है। तो मैंने क्या करा, एक बंदा हायर कर लिया। अब जितने काम मैं करता हूँ, मान लीजिए मैं 10 काम करता हूँ ना, तो ये बंदा भी मेरे साथ 10 काम करेगा, क्योंकि इसकी उतनी जरूरत है जितनी मेरी, इससे उतना ही काम करवाना है जितना मैं करता हूँ, तभी तो इसको लिया। तो ये कैसा है पता है? ये मेरे लिए काफी प्रोडक्टिव रिसोर्स है, बहुत ज्यादा काम करता है। फिर मैंने क्या करा, इसका काम कम करने के लिए और एक बंदे को हायर किया, तो मेरे पास टोटल 2 लोग हो गए, जिसमें से ये दोनों के दोनों जो है ना, अब ये पहला वाला बंदा मान लीजिए 8 काम करता है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, और 2 काम इसको दे देता है। ऐसे कर करके मेरा स्टाफ बढ़ बढ़ के 10 लोगों तक हो गया, और 10 के 10 लोग अभी बहुत अच्छा काम करते हैं, सफिशियंट मेरा ऑफिस चलता है। लेकिन एग्जाम्पल है और समझ लीजिए, मुझे ना गवर्नमेंट का बैंक ऑडिट चाहिए। आपको पता होगा, आप सीए बन जाओगे तो मुझे बैंक ऑडिट चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट चाहिए, मान लीजिए मुझे किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करवाना है। तो ऐसे ऑडिट के लिए ना मुझे ये प्रूव करना पड़ता है कि मेरी जो फर्म है ना काफी पुरानी है, और बहुत ज्यादा स्टाफ है हमारे पास, और हम एक्सपीरियंस्ड है। तो मैंने, भले ही मेरा काम 10 लोगों में हो रहा था, मैंने और 3 लोग हायर कर लिए। मुझे बताओ क्या ये 3 लोग उतने प्रोडक्टिव होंगे जितने ये पहले 2 थे? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा ये 3 लोगों के पास ज्यादा काम भी नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है पता है?
मेरी प्रोडक्टिविटी जो इन लोगों की वजह से ऐसी बढ़ रही थी ना, वो इन लोगों के आने की वजह से ऐसी हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी ग्राफ पे। अब इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली और समझते हैं सर। ये तो सर्विस इंडस्ट्री का हो गया, आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब याद रखना मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट रन में आप क्या, कोई भी एक फैक्टर फिक्स्ड हो जाता है। मैं मानता हूँ कैपिटल फिक्स्ड है। कैपिटल यानी क्या सर? जैसे मेरा एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है, ये मशीन बना सकता है 50,000 यूनिट्स। ठीक है, कितने बना सकता है? 50। शॉर्ट रन में ये बदल सकता हूँ क्या मैं? नहीं, कैपिटल फिक्स रहेगा। बदलेगा क्या सर? लेबर बदलेगा। बाकी का सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक यूनिट कुछ तो फिक्स होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे कैपिटल लेने मशीनरी को फिक्स मान लेता हूँ। कितनी बना सकती है मशीनरी मेरी? 50,000 यूनिट। अब देखना आगे क्या होता है। 50,000 यूनिट्स बनाती है, मैंने एक लेबर हायर कर ला। ये लेबर दिन भर बेचारा बहुत काम करके इसमें से 10,000 यूनिट्स बनवा लेता है। मेरे पास 40,000 फिर भी प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन लेबर काम नहीं कर सकता उतना ज्यादा बेचारा। मैंने और एक लेबर हायर करा, इसने भी बहुत दिल लगा के काम किया, इसने भी 10,000 यूनिट्स कैसे तो भी दिन के निकालता है, 8-9 घंटे काम करते बेचारे। तीसरा और एक लेबर लगवाया, इसने भी 10,000 यूनिट्स बनवाए। और एक लेबर आया सर, इसने भी 10,000 यूनिट्स बनवाने में मदद करी। और एक लेबर लाया, ये भी 10,000 बना लेता है। तो टोटल मेरा 50,000 यूनिट्स बन जाता है इन 5 लेबर से। लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, 9-9 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए मैंने एक और लेबर रखा। मुझे बताइए, ये एक्स्ट्रा लेबर आके कौन सा काम करेगा? इनका काम करेगा थोड़ा थोड़ा। क्या इसके आने से मेरा प्रोडक्शन कुछ भी बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा सर। क्यों? क्योंकि एनीवेज मैं ऑलरेडी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 50,000 पे काम कर रहा हूँ। शॉर्ट रन में तो मैं इसको ही नहीं बढ़ा सकता, तो ये एक लेबर आके मशीन पे काम करेगा भी तो क्या, तो ये हेल्पर बन जाएगा, बाकी लेबर्स को ये सपोर्ट करेगा, उनको मदद करेगा। और काम इनका टाइम वैसे भी लगेज एक लेबर से कम नहीं होने वाला। मुझे एक और मैंने अगर लेबर हायर कर लिया तो ये भी कुछ मेरे को प्रोडक्टिविटी नहीं देने वाला। उल्टा ये आया तो मान लीजिए इसकी प्रोडक्टिविटी 0 थी, लेकिन ये और एक लेबर जब आता है ना, ये तो बिल्कुल ही कुछ काम नहीं कर पाएगा, मशीन तो एनीवेज काम नहीं कर पाएगा, लेकिन इनका भी क्या ही वो काम संभालेगा सर। ये तो एक थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसे मत जाना फिर हम क्यों अपॉइंट करेंगे। ये जो आप बोल रहे हो ना हम क्यों अपॉइंट करेंगे, ये इसी से डिसाइड कर रहे हैं ना कि एक और लेबर कुछ काम का नहीं है। तो मैं आपको ये थीसिस, ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक और लेबर आएगा ना सर, मेरा प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव यानी क्या? नेगेटिव यानी क्या मतलब, ये लेबर तक ठीक था, चलो 0 प्रोडक्शन तक ठीक था। ये लेबर जब आया ना, लिटरली मेरा सैलरी मैं दे रहा हूँ, मेरे वेजेस दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे मिलेगा कुछ भी नहीं। लिटरली कुछ भी नहीं। इसमें तो चलो ये हेल्प भी करेगा, लेकिन ये इसका उसका भी काम नहीं रहेगा, ये नेगेटिव है। तो मैं कभी भी एक्स्ट्रा ये लेबर हायर नहीं करूंगा। तो पहले जब ये लोग आ रहे थे ना, मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, अच्छा था, 10,000 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जब ये आया तो कांस्टेंट 50,000 पे ही रहा। ये आया तो साला नीचे आने लगेगा, क्योंकि ये कुछ काम का ही निकम्मा है। समझ रहे हो? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो होता है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है, इसको समझने के लिए पहले इसकी थियरी समझ लेते। थीसिस तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। शॉर्ट रन में सब कुछ सही है, लेकिन एक वेरिएबल इनपुट जो होगा उसको अभी ये स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ लेबर को बदलवाने वाले, बाकी सब रहेंगे कांस्टेंट। कैपिटल, एंटरप्रेनर, और क्या होता है अपना लैंड, सब कांस्टेंट। सिर्फ लेबर को बदलवाएंगे, लेबर बढ़ाएंगे कम करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम है इसका। दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल इनपुट। तीसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तीनों नाम। लॉ स्टेट ये बोलता है, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन यूनिट दैट इज लेबर एंड कंबाइन इट विद अदर फिक्स्ड इनपुट्स यानी कैपिटल, मशीनरी वगैरह, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट, मतलब ये एक्स्ट्रा आने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी है विल इंक्रीज बट इट इवेंचुअली डिक्लाइन, बढ़ बढ़ के ये नीचे आ जाएगा। दैट इज इन इंक्रीज इन सम इनपुट्स जैसे कि लेबर रिलेटिव टू अदर फिक्स्ड यूनिट्स जैसे कि कैपिटल विल इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या करेगा सर, आउटपुट इंक्रीज करवाएगा, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक्स्ट्रा आउटपुट जो होगा वो क्या होगा सर, लेस एंड लेस होता जाएगा, नीचे गिरेगा थोड़ा थोड़ा। पहले समझ लेते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब एक लेबर लगाया 10,000 प्रोडक्शन आया, दो लेबर तो इससे 20,000 आया, तीसरा लेबर लगाया 30,000 आया, मतलब 3 लेबर काम करते तो 30,000, दो लेबर एक साथ काम करते तो 20,000, एक अकेला काम करते 10,000। इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। एक लेबर 100 चीजें बनाता है, दो साथ मिलके 210,
तीन साथ मिलके 330, चार चार के साथ मिलके 440, पांच साथ में मिलके 520। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट एनी टाइम। अगर इस टोटल प्रोडक्ट को आप नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दोगे, मान लीजिए मैं 3000 प्रोडक्ट बना रहा हूं आज और मेरे पास 20 लेबर काम करते हैं, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको ये मिलेगा 150, दैट इज 150 प्रोडक्ट्स पर लेबर। क्या मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये 20 लेबर, हर एक लेबर सिर्फ 150 बना रहे? नहीं, मैं एवरेज कर रहा हूँ सर, एवरेज आउट बता रहा हूँ मैं आपको, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि मोटा मोटा एक लेबर किस अराउंड बनाता रहेगा, इसको हम एवरेज कहते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है सर? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है सर? देखो, एक लेबर था तो 100 चीजें बनती थी, दो लोग काम कर रहे तो 210, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ने से कितना बढ़ा? 100 बढ़े सर, सॉरी सॉरी सॉरी, 110 बढ़ा सर, कितना बढ़ा? 110। तीन लेबर काम नहीं करने से 330 बढ़ा, तो 202 थे तो 210 काम हो रहा था, तीन आए तो 330 बनने लगा, तो कितना बढ़ा सर? 120। अगेन तीन थे तो 330 बन रहा था, चार आए तो 440, कितना बढ़ा सर? 110। अब ये पांचवा बिल्कुल काम का नहीं है, 440 बन रहे थे, सीधा 520 पे हम आ गए, लेकिन ये पांचवा आने से कुछ काम हुआ क्या? नहीं, उल्टा 80। देखो ये मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता जा रहा है, एक एक के आने से स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, ये तो वो स्टार्टिंग वाले लेबर थे जो काफी काम के थे, ये 80 पे आ गया, 100 110 पे आ गया, गिर गया, मतलब ये कौन सी है? पांचवा और छठवा और सातवां लेबर है सर। अब लेबर बढ़ाते जाओ, आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो कम होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। लेकिन सर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है ये पहले बढ़ रहा था, क्योंकि पहले लेबर्स काफी प्रोडक्टिव थे, फिर जैसे से आप ज्यादा लेबर्स लगा रहे हो उनका काम जो है ना एक तरीके से कम होते जा रहा है, तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट उसके बाद गिरना शुरू हो गया सर। क्या शुरू हो गया? उसके बाद गिरना शुरू हो गया, एक टाइम पे आके जीरो हो गया और एक टाइम पे आके नेगेटिव भी हो गया। तो ये जीरो वाली स्टेज मतलब क्या? एक्स्ट्रा लेबर लगा के भी कुछ भी एक्स्ट्रा मिलने नहीं वाला तुमको। नेगेटिव यानी एक्स्ट्रा लेबर लगा के तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे सब लोग? तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आ गया और इसके बाद टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर लगाना ही नहीं चाहता, फिर भी आपने लगा दिया, टोटल प्रोडक्ट गिरेगा अब, क्योंकि ये बिल्कुल कुछ काम का ही नहीं रहेगा, ये तो नेगेटिव रिटर्न्स देने वाला है आपको। समझ गए? तो एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, दैट इज पर यूनिट ऑफ लेबर, दैट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यानी बेसिकली नंबर ऑफ लेबर्स। मार्जिनल प्रोडक्ट यानी क्या? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज ये द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट, मतलब क्या? एक लेबर बनने से, एक वेरिएबल फैक्टर बदल रहा है, एक लेबर बदलने से, ऐड करने से कितना टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। देखा है हमने ये बहुत पहले भी, मार्जिनल यूटिलिटी में भी हमने देखा है। एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशन देखिए, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो टोटल प्रोडक्ट मेरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाए, एक टाइम पे एक कांस्टेंट होगा एंड देन थोड़ा सा गिरेगा, नेगेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, नहीं गिर जाएगा। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट 100 था तब मार्जिनल भी 100, एक जगह से शुरू हुए। एवरेज प्रोडक्ट 105, मार्जिनल 110, एवरेज 110, मार्जिनल 120, तो देखो इससे ज्यादा है। जब ये 110 ये भी 110 इक्वल था, इसके बाद 104 हो गया तो ये 80 हो गया, मतलब यहां से ये ज्यादा है। तो जब बढ़ रहे थे ना तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा बढ़ रहा था, जब इक्वल हो गए उसके बाद घटना शुरू हुआ, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा घट रहा है सर। ये 104 हुआ, ये 80 हुआ, यहाँ पे देखो ये 100 हुआ तो ये 80 हुआ। समझ रहे हो? तो अगर मान लीजिए यहां से एवरेज प्रोडक्ट शुरू होता है तो एवरेज प्रोडक्ट ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, पहले देख लेते कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो अगर ये एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और ये नीचे आ रहा है ना ऐसे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब बढ़ रहा था तो इससे ज्यादा बढ़ेगा, और जब घट रहा था तो इससे ज्यादा घट के नेगेटिव में भी चला जाएगा सर। यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे, जब यहाँ पे बढ़ना था, अगर ये एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट है और ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो बढ़ने के टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट मोर देन एवरेज प्रोडक्ट था, घटने के टाइम पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा घट रहा था एवरेज प्रोडक्ट से, मतलब एवरेज प्रोडक्ट से कम होना हो गया था, एक टाइम पे इक्वल भी हो गए थे, टोटल प्रोडक्ट टाइम पे जाके मैक्सिमम हो, उसके बाद फॉल होना शुरू हो गया। तो देखिए रिलेशनशिप पेपर में क्या आएगा सर? एमसीक्यू आएगा यहाँ से। तो बोथ द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट से ये दोनों आते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड नंबर बाय नंबर ऑफ लेबर्स।
एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एन यूनिट इंक्रीज इन द, ये तो हमने पढ़ा। रिलेशनशिप देखो, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइज, जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, वो उससे ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम था, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, मतलब ये मेरा ग्राफ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे देखिए। तो देखिए जब एवरेज प्रोडक्ट, ये एवरेज प्रोडक्ट है ना, ये वाला, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, और जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वहां पे एपी इज इक्वल टू एमपी होता है सर। एंड लास्टली व्हेन एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, जब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा था देखो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट से ज्यादा गिरना शुरू हो। समझ गए आप लोग? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। ये हमेशा शॉर्ट रन में चलेगा, जहां पे बाकी के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेंगे सिवाय लेबर के, ये हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। क्या अजम्पशन है? टेक्नोलॉजी सेम रहेगा, सारे फैक्टर्स अगर बदल रहे तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ लेबर बदलना चाहिए। समझ गए? फैक्टर्स मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू यील्ड आउटपुट, इसका मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल दी है कि लेबर 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है, हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसको उल्टा उल्टा समझाता हूँ, चलो मैं आपको उल्टा समझाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। मेरा कैपिटल बढ़ जाता है, एग्जाम्पल, कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है सर, मेरा मशीनरी बढ़ता है, मेरा कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़ जाता है, मुझे लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, मैं ज्यादा लेबर मांग सकता हूँ अभी मार्केट में। तो एक चीज की वजह से बाकी की चीजें बढ़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ लेबर बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा, ऐसा बोलना चाहता है वो। दैट्स इट, दैट इज कि ड्यू टू वन फैक्टर विल नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन आउटपुट। समझ गए? कि बेसिकली व्हेन द अदर फैक्टर्स जो है ना, उनमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। इसको और क्या एग्जांपल इसमें आ सकता है, रुकिए मैं इसमें आपको और एक एग्जांपल देता हूं। बेसिकली यही एग्जांपल है यहाँ पे यार, वेरियस फैक्टर्स यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी यही एग्जांपल है इसमें जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल में बढ़ाव होने की वजह से मशीनरीज में बढ़ाव हो जाता है, मशीनरीज में बढ़ाव तो कैपेसिटी ज्यादा, कैपेसिटी में ज्यादा तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, लेबर ज्यादा, ये सब नहीं होना चाहिए। बेसिकली इतना ही है, ठीक है। एंड लास्ट है, हम सिर्फ फिजिकल इनपुट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने पढ़ी थी ना लास्ट, इसमें याद है सबको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और वो सब इसमें नहीं आएगा। तो एक्सप्लेन करता है सर, यहाँ पे देखिए 3 स्टेज होते हैं इस लॉ के। पहला स्टेज होता है, वो शुरू होता है, पहला स्टेज शुरू होता है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लेना है आपने, इस इधर इधर, जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब पहला पॉइंट स्टेज शुरू होता है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है जहां से टोटल प्रोडक्ट धप्पाधप बढ़ने लगता है, क्योंकि एक भी लेबर आ जाता है ना, तो जो मेरा मशीन है जिसकी 50,000 कैपेसिटी है, ये पूरा एकदम मतलब अचानक से अच्छा यूज में आ जाता है। दूसरा लेबर आ गया और प्रोडक्शन, तीसरा आ गया और प्रोडक्शन। जब तक मेरे लेबर आ रहे हैं, 50,000 का प्रोडक्शन पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है, तब तक ये बढ़ता रहेगा। स्टेज 1 एंड होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। तो स्टेज 1 ग्रोथ स्टेज है सर, इसमें टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसमें एवरेज प्रोडक्ट जो है ये इंक्रीजिंग स्टेज में है, देखिए एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है। अरे यार ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्या? तो ये स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंच गया था, तो ऐसा देखा जाए तो सभी कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो पेपर में पूछ लेंगे यहाँ पे मार्क करके, बताइए यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए, जिस पॉइंट से टोटल प्रोडक्ट एकदम धप्पाधप बढ़ना शुरू हो जाता है, एकदम से अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है, एफ पॉइंट है ना, उसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जिस स्टेज शुरू होती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट उसके मैक्सिमम पे होता है, उसको कहते हैं स्टेज 1। जहां पे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है उसको कहते हैं स्टेज 1।
जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं, वहां पे स्टेज 1 खत्म हो जाती है, स्टेज 2 शुरू हो जाती है सर। स्टेज 2 शुरू हो जाती है। तो देखिए, इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, बहुत दपादप बढ़ता है, अंडरलाइन कर लीजिए, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो राइजेस एंड इज मैक्सिमम हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ते चले जाता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एफ से क्या होने वाला है सर, स्टेज 1 शुरू हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, लेकिन यहां तक वो बढ़ रहा था एट इंक्रीजिंग रेट, एट इंक्रीजिंग रेट। कहां तक, इरेज करके बताता हूं, देखिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। जैसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रॉस हो जाता है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए ड्यूरिंग द स्टेज 1 एफ, यहां से आगे क्या होगा सर, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। इसलिए देखो ना, कर्व ऊपर जा रहा है। अगर बहुत बढ़ता रहता तो कर्व कंटिन्यू करता, कर्व ऐसा जाता, लेकिन ये सीधा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बढ़ता है। मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है यहाँ से, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। और स्टेज 1 खत्म होती है जहां पे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे आ जाता है इसके, एंड एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे एक दूसरे से इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाने के बाद गिरना शुरू करेगा। इवन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, ये पॉजिटिव रहेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट विल बी स्टिल ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। देखो यहां तक, इस स्टेज तक आप देखना, मार्जिनल प्रोडक्ट की जो लाइन है, इट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट। दूसरा, ये क्यों हो रहा है सर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाली स्टेज पे मेरा जो मशीनरी है, ये जो स्टेज 1 है, यहाँ पे मेरा जो मशीन है, जो मशीन है यहाँ पे मेरा, इसकी कैपेसिटी 50,000 की है और मैं इसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हूं अभी। तो जितने भी मैं लेबर लगाऊं, मेरा प्रोडक्शन धपाधप बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा सर। और यही इसका रीजन है। फिक्स्ड फैक्टर्स अबेंडेंट है यहाँ पे, और इसलिए वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे आप लेबर बढ़ाओगे, ये फिक्स्ड फैक्टर, ये कैपिटल जो है, ये मशीनरी है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। देखिए एग्जाम्पल पढ़ लेना, वही है जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। ये वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यहाँ पे देखिए स्टेज टू शुरू हुई जहां पे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एक दूसरे को इक्वल है। स्टेज 2 शुरू हुई जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, वापस कैसे जा रहा है, देखो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया। और इस स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट गिरता है, मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा गिरता है, देखो इससे ज्यादा गिर रहा है। और इस स्टेज में भी मार्जिनल प्रोडक्ट भी नेगेटिव नहीं है, ना एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव है, सही है, दोनों नॉर्मल है। और ये एंड कहाँ पे होती है स्टेज, जहां पे आपका क्या होता है सर, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये वाली जो स्टेज थी ना, यहाँ पे ऐसा था कि मेरा मशीन का कैपेसिटी बहुत था, मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था उतना, इसलिए लेबर बढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्शन धपाधप बढ़ रहा है। ये वाला स्टेज ऐसा है जहाँ पे मैंने सफिशिएंट लेबर लगा के रखे हैं, और अभी मुझे ज्यादा लेबर्स की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनटेक ले रहा हूँ, फिर भी मैं लेबर को ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसको कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा जरूर, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब घटते हुए रेट पे बढ़ेगा, और मैक्सिमम पॉइंट एच पे चला जाएगा। देखो स्टेज 2 में दिख रहा है सबको, एच पे जा रहा है टोटल प्रोडक्ट, मैक्सिमम पॉइंट एच पे चला जाएगा। इतना ही नहीं सर, आगे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट दोनों गिरेंगे, लेकिन पॉजिटिव रहेंगे। जो पॉइंट एम है, जो पॉइंट एम है, देखो एम कहाँ पे आया, एम, दिस इज पॉइंट एम। ये एम पॉइंट एच पॉइंट से करस्पॉन्ड करता है, यानी जिस मोमेंट टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे टच करेगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा सर। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो यही यहाँ पे बोलना चाहता है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज जीरो। स्टेज 2 को डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों गिर रहे हैं। और इसी स्टेज में हम रहना चाहेंगे हमेशा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आप अंडर प्रोडक्शन कर रहे हो, 50,000 की कैपेसिटी बना रहे हो कम। ये वाली स्टेज में हम जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, मतलब आप इतने एक्स्ट्रा लेबर लेके रखे हो कि वो कुछ काम के ही नहीं है। तो फर्म हमेशा इस स्टेज 2 में होना चाहेगी। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। ये क्यों हो रहा है सर यहाँ पे, क्योंकि अब फिक्स्ड फैक्टर्स का एफिशिएंट यूज होने लगा है अच्छे से, मतलब क्या हमारा जो मशीनरी पूरे 50,000 का आउटपुट देने लगा है,
और सारे वेरिएबल फैक्टर्स अच्छे से उसके साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सफिशिएंट वेरिएबल फैक्टर्स यानी सफिशिएंट लेबर्स है फिक्स फैक्टर्स को यूटिलाइज करने के लिए, और इसमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं। अगर आप वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करोगे, लेबर बढ़ाओगे, तो आपका मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो सकता है, यहां से ऐसा ये कहना चाहता है। नेक्स्ट द लास्ट स्टेज इज सर स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, मतलब जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। इसको नेगेटिव रिटर्न्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे तो आपको रिटर्न्स नेगेटिव मिलेंगे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। 50,000 प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन पूरी यूटिलाइज हो रही है, फिर भी आप लेबर बढ़ा रहे हो, इसकी जरूरत नहीं थी। तो एक होशियार रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में काम करना चाहेगा, ये यहाँ पे लिखा है। तो प्लीज इसको भी पढ़ लीजिए, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट इज रिटर्न्स टू स्केल। अब लॉन्ग टर्म में बात करते हैं, लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में क्या मशीन की कैपेसिटी 50-60 हजार, जितना प्रोडक्शन लगे बनाने के लिए, जितना भी जरूरत है, नया मशीन चाहिए वो भी ले लेंगे। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो हम पढ़ते रिटर्न्स टू स्केल, मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। ये कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तीनों हो सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल। जैसे हमने स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 देखा, तो इसका भी हम स्टेज देखने वाले। लॉन्ग रन में काम चलेगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मतलब पहली सिचुएशन क्या होती है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि आप जितने प्रपोर्शन में आपके वेरिएबल्स बढ़ा रहे हो, कैपिटल बढ़ा रहे हो, आपका लेबर बढ़ा रहे हो, मान लीजिए आपने 10% से सारे वेरिएबल्स को बढ़ाया, तो प्रोडक्शन भी 10% से ही बढ़ रहा है। इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका कोई ग्राफ नहीं है अपने पास, ठीक है। दैट इज विद द इंक्रीज इन द स्केल इन सम प्रोपोर्शन, आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन। इसी को कहते हैं लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, के को छोड़ दीजिए, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस के इज कैपिटल एंड दिस एल इज लेबर, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है सबको एक स्मॉल के आ रहा है, ये बोल रहा है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस 10% से बढ़ रहा है, उतने ही परसेंटेज से ये दोनों चीजें भी बढ़ रही। तो इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय सर्टेन अमाउंट से के, मतलब ये छोटा के, देन प्रोडक्शन भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ेगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मतलब क्या आप ये वाला पार्ट है ना, आप 10% से बढ़ा रहे हो आपके इनपुट्स, लेकिन प्रोडक्शन 20% से बढ़ रहा है। So कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मींस दैट आउटपुट इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन इनपुट्स। नेक्स्ट इज सर, आपको ज्यादा इसमें घुसना नहीं है, आपको ये ऐसे नहीं आने वाला, आपको आएगा ये पेपर में, ये भी पढ़ाऊंगा मैं। एंड लास्ट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब क्या सर, आप बढ़ा रहे हो आपका इनपुट्स, आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, लेबर बढ़ा रहे हो, 25% से बढ़ा दिया, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 10% से बढ़ा, तो देखो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बढ़ा ज्यादा रहे हो लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ रहा है। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस इन स्मॉलर प्रोपोर्शन रिलेटिव टू इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, इट इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर मैं कॉप डॉगलस फंक्शन को वापस यहाँ पे लेके आऊं, तो ये कॉप डॉगलस फंक्शन था क्लैक्ड बी, दैट इज के इंटू एल रेज टू ए एंड सी रेज टू 1 माइनस ए। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लेबर प्लस कैपिटल इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये जो है ना एग्जाम, या फिर छोड़ दीजिए जो मैंने बोला, सिर्फ इतना समझिए, 1 माइनस ए जो था ना, 1 माइनस ए जो था अपना सी रेस टू, इसको हम बी मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो लेबर ए परसेंटेज से बढ़ रहा है, कैपिटल 1 माइनस ए यानी बी परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो इस केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कैपिटल ए लेबर ए परसेंटेज से और कैपिटल बी परसेंटेज से बढ़ा, और अगर ये 1 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, क्योंकि आप इसको जो बढ़ा रहे हो आपका प्रोडक्शन उससे ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? अगर ये इज इक्वल टू 1 आया तो हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, यानी क्या, आप जितना लेबर और कैपिटल बढ़ा रहे उतना ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एंड अगर ये स्मॉलर देन 1 आया तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, यानी क्या, आप बढ़ा रहे हो उसको 10-20% से, लेकिन प्रोडक्शन इससे कम बढ़ रहा है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दिस, ये पेपर में एमसीक्यू बन के आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अपना था ना सर इंडिफरेंस कर्व, वैसे इसका भी रहता है। अब इंडिफरेंस कर्व में ऐसा था, अगर ये इंडिफरेंस कर्व है तो हम बोल रहे थे हम सबसे अच्छा वाला चूज करेंगे और जो बजट में फिट होगा तो ये वाला। लेकिन प्रोडक्शन में तो कॉस्ट होती है सर, तो प्रोडक्शन में हम हमारी कॉस्ट सबसे कम वाली कॉस्ट को चूज करेंगे। मतलब अगर ये 3 मेरी कॉस्ट की लाइंस है और ये मेरे कर्ज है,
तो मैं ये वाला चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा कॉस्ट सबसे कम आएगा। नहीं समझा है तो छोड़ दीजिए, वापस इसमें हम जाने ही वाले। फर्म की प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन को एक साथ कर दोगे तो इसको कहते हैं आइसो क्वांट या फिर आइसो कॉस्ट लाइंस। आइसो क्वांट्स यानी क्या? आइसो क्वांट्स यानी इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हम यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे थे, आइसो क्वांट में हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने वाले हैं। एक आइसो क्वांट पे, एक आइसो क्वांट पे, ये जो आइसो क्वांट है आई क्यू, इस पे आप कहीं पे भी प्रोड्यूस कीजिए, एक प्रोड्यूसर कैसा रहेगा यहाँ पे? इनडिफरेंट। इसका इस बंदे को ये किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे कैसा लगने वाला है? सेम लगने वाला है, इसको कहते हैं इनडिफरेंट। समझ रहे हो? वैसे हमने इंडिफरेंस कर में देखा था, तो आइसो क्वांट पे एक प्रोड्यूसर किसी भी लेवल पे प्रोड्यूस करे इसमें से, उसको कैसा लगेगा? मतलब ये सिचुएशन ए बी सी डी कहीं पे भी हो, इसका जो इसमें से मिलने वाला एक लेवल का सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा। समझ रहे? तो आइसो क्वांट को कहते हैं इक्वल प्रोडक्ट कर्व, क्योंकि इस पे किसी भी कॉम्बिनेशन पे आपको इक्वल प्रोडक्शन मिलने वाला है। प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व कहेंगे क्योंकि सेम वही चीज है। आइसो प्रोडक्ट कर्व कहेंगे। तो आइसो क्वांट देखिए, एक एक्स नाम का प्रोडक्ट है, एक वाई नाम का प्रोडक्ट है, तो मुझे सेम प्रोडक्शन मिलने वाला है। ए से डी तक लेकर मुझे 100 क्वांटिटी ही मैं बना पाऊंगा, मुझे मिलने वाली है 100 क्वांटिटी ही मैं बना पाऊंगा किसी भी प्रोडक्ट की। लेकिन लेबर एक लगा रहा हूँ, कैपिटल 12 लगा रहा हूँ। समझ रहे हो? लेबर 2 लगा रहा हूँ तो कैपिटल 4 गिव अप करके 8 लगा रहा हूँ। तो अभी मैं डिसाइड करूंगा कौन सा फैक्टर किस तरीके से यूज करना है, लेकिन मेरे को प्रोडक्शन सेम मिलने वाला है। जैसे उसमें सेटिस्फेक्शन था ना इंडिफरेंस में, वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन सेम रहेगा। तो 1 2 3 4 5 सारे लेवल पे प्रोडक्शन सेम रहेगा सर मेरा, मेरे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बदलेगा। इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन था, या एमआरटीएस होता है। तो मैं एक लेबर बढ़ाने के लिए 4 कैपिटल सेक्रीफाइस कर रहा हूं, एक लेबर और बढ़ाने के लिए अब 3, एक और बढ़ाने के लिए 2, एक और बढ़ाने के लिए 1। इसको कहते हैं आइसो क्वांट, आइसो आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व, ऐसे सारे इसके नाम है। आगे देखिए, आइसो क्वांट्स है प्रॉपर्टी सेम लाइक इंडिफरेंस कर्व। ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, पिछवाड़ा है इनका ओरिजिन की तरफ। समझ गए? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं इसको। इंटरसेक्ट कभी एक दूसरे को करेंगे नहीं। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ऐसा है कि इंडिफरेंस कर्व जो था ना, उसमें आप यूटिलिटी को गिन नहीं पा रहे थे, सिर्फ बता पा रहे थे कि यूटिलिटी ज्यादा है कि कम है कि नहीं? तो 3 इंडिफरेंस कर्व है, तो इसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी, इसमें कम, इसमें सबसे कम। लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्शन को गिन पाओगे, मेजर कर पाओगे, दैट्स इट। तो यहाँ वहां पे पॉसिबल नहीं था सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई करना, लेकिन यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या कर सकते हो? क्वांटिफाई कर सकते हो। तो IQ1 पे अगर 100 यूनिट्स बन रहे हैं ना, तो कोई भी कॉम्बिनेशन पे 100 यूनिट्स ही बनेंगे। IQ2 बनाओगे तो ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, IQ3 बनाओगे तो और ज्यादा यूनिट्स बनेंगे। तो राइट पे जाएगा तो हायर लेवल ऑफ आउटपुट है, लेफ्ट पे नीचे नीचे आओगे, लेफ्ट पे आओगे तो लोअर लेवल ऑफ आउटपुट है। इसी में बजट लाइन जैसा आइसो कॉस्ट इक्वल कॉस्ट लाइन आप अगर आप डाल दोगे तो आपका बजट आ जाएगा सर। कंपनी का बजट देखो, ये बजट, ये बजट, ये बजट। आप एज अ प्रोड्यूसर बताओ, आप किस पे, आप कौन सा बजट यूज करोगे? ए बी वाला यूज करोगे, सी डी या ई एफ? मैं बाय डिफॉल्ट ए बी करूंगा क्योंकि इसमें मेरा सबसे कम कॉस्ट लग रहा है सर, मैं प्रोड्यूसर हूं, सबसे कम कॉस्ट मुझे लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो बजट लाइन है ना, इस पे खर्चा तो सेम रहेगा, लेकिन मैं सबसे कम बजट वाला चूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सबसे कम खर्चा करना है। समझ गए? इसको कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइंस। देखिए सर, L1 M1 N1 Q1 ये आइसो कॉस्ट लाइन से मेरा बजट है, और ये आ गया मेरा इंडिफरेंस या फिर ये मेरा आइसो कॉस्ट कर आइसो क्वांट कर्व आ गया। तो मैं सी पे प्रोड्यूस करूंगा ना, कर तो मैं बी पे सकता हूँ, ए पे सकता हूँ, डी पे सकता हूँ, ई पे सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करूंगा, दैट इज सी। यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे वही चीज को एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं आगे चलता हूं, अगर मैं आगे चलता हूं तो यहाँ पे आपको समझेगा। देखिए, लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आप बोलोगे सर ए बी पे क्यों नहीं? मैंने क्या बोला, पी एक कर्व है जिसपे प्रोडक्शन सेम रहेगा, तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू ई। प्रोडक्शन सेम रहेगा सब पे। सबसे लीस्ट कॉस्ट किस पे लग रहा है सर? M1 सी वाला, वहां पे हम प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रोड्यूसर। दैट्स इट फॉर दिस यूनिट।